हेलो यार, दिस इज आदित्य। हमारे चैनल पे डीएसए सीरीज चालू हो चुकी है और उसकी पहली वीडियो आने वाली है। इसके अंदर हम है ना इंट्रोडक्शन और बेसिक कवर करेंगे। जो भी हमें ना डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने से पहले जो कोर कॉन्सेप्ट जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, इफ एल्स लूप फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इसी के साथ शुरू करते हैं। तो बेसिकली है ना, शुरू करने से पहले मैं तुमको बताना चाहूँगा कि आइडिया क्या है, मतलब कि यूज़ क्यों करते हैं अपन। जैसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं और जो मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं तो पूछते हैं कि यार मैं पढ़े तो क्यों पढ़े, कि क्या ज़रूरत है कि डीएसए पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी है। अब कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाना है, लेट से कोई प्रोडक्ट बनाना है ना। तो इसके लिए है ना एमएल की टीम होगी कि है ना इसके पीछे कोई एल्गोरिथम रन करनी है तो एमएल की टीम होगी। वेब की एक अलग टीम होगी कि भाई वेबसाइट बनानी है प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है तो ऐप की एक टीम होगी अलग से। इसका डेटाबेस मैनेज करना है तो डेटाबेस की एक टीम होगी। अब इस डेटाबेस से डेटा फेच करना है तो डेटा इंजीनियरिंग की एक टीम होगी। एनालिसिस करनी है तो डेटा एनालिसिस की एक टीम होगी। ठीक है। तो कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए है ना अलग अलग टीम्स होती है। लेकिन इस टीम को है ना काम देने से पहले है ना इस प्रोडक्ट का ना कुछ बेसिकली है ना इसको डिज़ाइन करना पड़ता है कि हम किस इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होगी, कि उस बेसिस पे ना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आएगी, इसमें क्या क्या दिखाना है तो उस बेसिस पे फ्रंट एंड पे ये चीज़ें दिखेगी। है ना, क्या क्या हमें इस प्रोडक्ट में स्टोर करना है तो उस हिसाब से डेटा बेस के स्कीमास बनेंगे। तो मतलब एक कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। सेम यार है ना, एक प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम लिखने से पहले उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। बेसिकली इसको ऐसा समझो कि है ना, जैसे एक मैं प्रोग्रामर हूँ, जैसे मैं ना जो कोड लिखूंगा ना, जैसे अपना मेन फंक्शन हो गया, फिर है ना इंटीजर वगैरह, वो जो लाइंस ऑफ मैं कोड लिखूंगा ना, मेरे को इसको लिखने से पहले ना मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मैं इसमें ये एल्गोरिथम्स यूज़ करूंगा, ये मेरी अप्रोच होगी, ये मेरे लॉजिक होंगे, ये मुझे इनपुट में गिवन होगा और ये मुझे आउटपुट चाहिए। तो ये बेसिकली तो इस सब को है ना हम बोलते हैं सूडो कोड। इस सबको हम बोलते हैं सूडो कोड। है ना, ये इसको बोलते हैं सूडो कोड। बेसिकली सूडो कोड है ना एक बेसिक आइडिया जो हम है ना कोड में एक्चुअली करने वाले हैं। तो एक बेसिक अप्रोच कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं, तो वो एक सूडो कोड होता है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फ्लो चार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले यार इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ऊपर ऊपर साइड है कि ये होता क्या है ना। तो बात करते हैं फ्लो चार्ट की। अब ये बेसिकली पूरा डीएसए का कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी। ये है ना डीबीएमएस एक सब्जेक्ट होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ईआर डायग्राम। है ना, तो वहाँ पे ना पूरा डिज़ाइन किया जाता है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने से पहले डिज़ाइन किया जाता है कि ये डेटाबेस होगा, ये स्कीमाज होंगे, इस तरह से आपका कोड लिखा जाएगा जिससे कोड रीडेबल हो, रीयूजेबल हो। है ना, तो इस सबको बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन भी एक सब्जेक्ट होता है, सिस्टम डिज़ाइन। है ना, इसके अंदर एलएलडी और एचएलडी करके हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, ये पता होगा आजकल बहुत फेम में है। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, डीएसए के बाद पढ़ लेना। तो कोर कॉन्सेप्ट डीएसए का नहीं है, पर एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ मेरी, जिसमें है ना फ्लो चार्ट थोड़े बहुत होंगे। हाँ, ठीक है। तो जैसे देखो, मेरे को है ना एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरे को दो नंबर को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं कोड कैसे लिखूंगा। मैं पहले तो कोड स्टार्ट होगा मेरा, मेरा आइडिया क्या होगी, मेरी अप्रोच क्या होगी, स्टार्ट करना है मुझे। फिर मुझे जैसे मुझे कंपेयर करने का नंबर बनाना है तो मुझे दो नंबर होने चाहिए, तो मैं कुछ नंबर इनपुट में लूंगा, फिर एक नंबर इनपुट में लूंगा। ठीक है, फिर उन दोनों पे कुछ ऑपरेशन लगाऊंगा जिससे उसको कंपेयर करूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का ऑपरेशन लगा रखा है। तो अगर नम वन ग्रेटर देन होगा नम टू में तो मैं कुछ कुछ करूंगा, और अगर नम वन ग्रेटर देन नहीं होगा, या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, तो मैं कुछ कुछ करूंगा। तो अगर छोटा होगा या इक्वल होगा तो मैं नम टू दिखा दूंगा, और अगर नम वन बड़ा है तो मैं नम वन डिस्प्ले करा दूंगा। तो ये मेरा बेसिकली सूडो कोड टाइप हो गया। अगर मैं और एग्जांपल दूं तो ये देखो, ये एवरेज लेने का है। इसके अंदर है ना मैंने दो नंबर ले लिए इनपुट में, है ना, नम वन और नम टू। अब मैं एवरेज बना रहा हूँ थर्ड वेरिएबल, उसके अंदर मैं ना नम वन नम टू बाय टू बेसिकली मीन निकाल रहा हूँ, और फिर उसको एवरेज प्रिंट करा रहा हूँ, और फिर मेरा प्रोग्राम एंड हो रहा है। और देखो, और देखो, ये बेसिकली है ना इवन ऑड के लिए है। तो मैंने एक स्टार्ट किया कोड जिसमें मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद मैं ना एक ब्लॉक है, इसको इफ एल्स ब्लॉक बोलते हैं, अभी अपन आगे करने वाले हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है और ये टू से मॉड्यूलो ले रहा हूँ। मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ इसका टू से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं बेसिकली ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो मान लो मतलब नंबर इवन है, जैसे फोर को टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आया ना। बेसिकली मॉड्यूलो अपन रिमाइंडर के लिए निकालते हैं। तो ए मॉड्यूलो टू करेंगे ना, तो अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो मतलब
ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो अगर येस है तो ए इवन है, अगर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा, तो वो ऑड है। तो ऐसे मैं प्रोग्राम स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये मेरे कुछ बेसिकली हो गए। मैं तुमको यहाँ पे पूरा डिज़ाइन करके नहीं दिखा रहा हूँ कि फ्लो चार्ट क्या क्या होते हैं, बस तुमको एक आइडिया लग गया। बेसिकली हम ये ना ये इसके अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट ये हो गया। अब जैसे मैंने ना एवरेज का लिखा था ना, तो अभी फ्लो चार्ट दिखाया था। तो जैसे अब मैं ना अगर इसका सूडो कोड कैसे लिखूँगा? टेक टू इनपुट num1 num2 है ना? उसके बाद कैलकुलेट एवरेज है ना? उसके बाद में प्रिंट एवरेज। ये होगा बेसिकली मेरा सूडो कोड। अब है ना, लेकिन ये कंप्लीट डिफरेंट है। अब मैं इसको एक्चुअल कोड में लिखूँगा तो वहाँ पे है ना कुछ मैं जैसे अब मैं लिख के बता रहा हूँ, इसको अपन डिस्कस करेंगे आगे क्या है। सूडो 2 ले लेते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। और फिर अगर प्रिंट कराना होगा तो जैसे अगर कोई स्टेटमेंट लिख रखा था वो, नहीं तो डायरेक्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा 2, है ना? तो ऐसे इसका आंसर आएगा। तो देख रहे हो कि मतलब सूडो कोड तो ये है, पर उसको अगर एक्चुअल कोड में लिखेंगे तो वो होगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने लिखा पहले इंटीजर, मैं एक नंबर वेरिएबल बना रहा हूँ, ये वेरिएबल है बेसिकली, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर मैं 2 इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो वही मैंने लिखा है, 2 इनपुट ले लो, num1 ले लो, num2 ले लो, फिर एवरेज कैलकुलेट कर लो, फिर प्रिंट कर लो, तो वही मैंने लिख रखा है ना? जो मैंने बताया वही लिख रखा है, ठीक है? तो अब एक बार के लिए मान लो कि ऐसा प्रोग्राम मेरे पास लिख रखा है पहले से कहीं पे, जिसको मैं है ना लिख रखा है, जिसको मैं सोर्स कोड बुलाता हूँ, SRC कोड भी बोलते हैं इसको, है ना? मैं इसको सोर्स कोड बुलाता हूँ, जो मतलब मैं अपने है ना कंप्यूटर पे लिखूंगा ना, टाइप करूंगा कीबोर्ड से, उसको मैं सोर्स कोड बुलाता हूँ, ठीक है? अब है ना यार, कंप्यूटर है ना, इसको डायरेक्टली एक बार के लिए मान लो मैंने कहीं लिख लिया, अभी अपन आगे करेंगे कि कैसे क्या लिख रखा है, इंट क्या है, नम क्या है, ये एवरेज क्या है, ये सेमीकोलन क्यों यूज़ कर रहे हैं, अपन सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लेकिन एक बार के लिए मान लो कि ये सोर्स कोड है, तो इस सोर्स कोड को है ना कंपाइलर, आपका जो कंपाइलर है, जो आपका सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, वो इसको समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? इस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर तो जैसे मान लो ये अल्फ़ाबेट में लिख रखा है, यहाँ पे कोई सिंबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट भी है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल फिर से यूज़ हो रहा है। तो यार कंपाइलर को है ना केवल 0 और 1 समझ में आता है, जो इसको अपन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, है ना? कंपाइलर को ये सब समझ में नहीं आता। ये सब बेसिकली अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो ये मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो कंपाइलर बेसिकली यही करता है, जो आपका जो आपका कंपाइलर है ना, वो इसको है ना मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड, बेसिकली मशीन कोड में है ना ये कन्वर्ट करके देता है। अब बेसिकली है ना यहाँ पे भी ये कैसे करता है, ये डीएसए कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, उसमें तुम पढ़ने वाले हो। बेसिकली है ना इसके 6 या 7 कुछ फेजेस होते हैं, उनके बेसिस पे है ना कंपाइलर करता है, कन्वर्ट करता है इसको मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में। तो बेसिकली मैं अगर तुमको बताऊं, तो जैसे तुम अपना सोर्स कोड देते हो, तो वहाँ पे कुछ लॉजिकल एनालिसिस होती है, जिसके अंदर पता चलता है कि ये वेरिएबल है, ये आपका डेटा टाइप है, ये आपका इनपुट है, नंबर है, ये आपका कैरेक्टर है। तो मतलब बेसिकली टोकन्स में तोड़ता है पहले तो, फिर उसके बाद है ना कुछ सिंटैक्स एनालिसिस करता है कि सिंटैक्स वाइज सही लिख रखा है, नहीं लिख रखा, कहीं कुछ सिंटैक्स में एरर तो नहीं है ना, जैसे मतलब मैंने कहीं पे सेमीकोलन लगाया तो सिंटैक्स वाली एनालिसिस उसमें होती है। फिर सेमेंटिक एनालिसिस का फेज होता है, उसके अंदर बेसिकली है ना लॉजिकल टाइप की एरर चेक होती है। फिर उसके बाद है ना और भी है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन है, फिर उसके बाद कोड जनरेशन है, फिर है ना मशीन लर्निंग नहीं, मशीन एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट में कोड जनरेट होता है। तो बेसिकली है ना ये सब कोई डीएसए के टॉपिक्स नहीं है, ये बेसिकली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट है, जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कॉलेज वाले इसको पढ़ाते हैं। तो हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि पढ़ने पे, अगर तुमको पता होता है कि कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, तो कॉलेज वाले पढ़ाएंगे शायद थर्ड ईयर में, मेरे को तो थर्ड ईयर में पढ़ाया था, तुमको पता नहीं कब पढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से देख लेना। तो ये बेसिकली है ना प्रोग्राम से है ना मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ये भी दो होते हैं, कंपाइलर होते हैं और इंटरप्रेटर होते हैं। इंटरप्रेटर का एग्जांपल पाइथन मान लो, और इसका एग्जांपल सी प्लस प्लस है ही। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो इंटरप्रेटर होता है ना, तो जैसे मान लो ये कोड लिख रखा है, तो इंटरप्रेटर तो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा, पहले ये लाइन लिखे पढ़ेगा,
जो समझेगा इसका आउटपुट प्रिंट करेगा, ये लाइन फिर इसका आउटपुट, फिर ये लाइन फिर इसका आउटपुट, फिर ये लाइन। अब मान लो इधर एरर आ गई ना पाइथन में, तो ये तीन तो आउटपुट दिखेंगे, लेकिन फिर लास्ट में एरर आ जाएगी। ठीक है, अगर कंपाइलर हो तो पहले इस पूरे कोड को वो है ना अपने 6 पेजेस के थ्रू है ना एनालिसिस करेगा, और इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कोड में है ना कन्वर्ट करेगा। अगर इसमें बीच में कहीं भी जैसे मान लो इस लास्ट लाइन में एरर है, तो ये जनरेट ही नहीं होगा, ये बीच में एरर रिटर्न कर देगा, है ना, ये बीच में एरर रिटर्न कर देगा, ये जनरेट ही नहीं होगा, है ना। यहाँ पे या तो एरर मतलब कंपाइलर फेज में आ जाएगी, इसको भी दो बोलते हैं, रन टाइम एरर या कंपाइल टाइम एरर। ये बेसिकली हम थोड़ी देर बाद में ये हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो ये कंपाइलर में पढ़ोगे तुम बेसिकली, तो है ना इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। कि कंपाइल टाइम पे एरर आ गई, या तो कुछ लॉजिकल हो सकती है, या फिर कोई सिंटैक्स गलत लिख दिया होगा, या फिर तुम्हारा है ना ऐसे जो भी लॉजिकल टाइप की एरर होती है ना, ये सब इसके अंदर आ जाती है। तो ये मशीन वाला कोड जनरेट ही नहीं होगा अगर कंपाइलर है, तो वही है। तो हम यहाँ पे तो जैसे है ना सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है, जीसीसी होता है, और अपन आईडी यूज़ करने वाले हैं वीएस कोड। अब आईडी क्या होती है और जी सी प्लस प्लस जीसीसी क्या है, तो देखो जीसीसी तो वो कंपाइलर है ना, जो है ना हमारे कोड को हमारे कंप्यूटर जिसको समझ सके मशीन कोड में जनरेट करेगा। और आईडी और वीएस कोड ये है कि जिस पे हम है ना बैठ के अपना कोड लिखेंगे। मैं भी तुमको इंटरफेस दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये वो इंटरफेस है जिस पे हम बैठ के अपना कोड लिखेंगे। ये वीएस कोड है ना इंटरनली है ना जीसीसी को अपना कोड देगा, और वो है ना इसको मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वापस हमारे हम ये कर सॉरी मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में रिटर्न करेगा वीएस कोड को, और फिर ये वीएस कोड को रन करेगा, और फिर आउटपुट स्क्रीन पे हमारा इसको आउटपुट आएगा, है ना। बेसिकली ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एक सेकंड सॉरी, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तुमको ऐसे समझने की जरूरत नहीं है। ये एक एक्सटेंशन है कोड रनर, वो अपने आप इंटरनली हैंडल कर लेगा। अपन उसी को यूज़ करने वाले वीएस कोड पे प्री इंस्टॉल होता है, मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार। तो यार ये हमारी वही रिपोजिटरी है जो गिटहब पे तुमने देखी होगी कल कल की वीडियो में। ये हमारी डीएसए सीरीज़ वाली रिपोजिटरी है। इसके अंदर हम है ना सारे मैंने ऐड कर दिए हैं टॉपिक जो हम करने वाले हैं, इनकी थ्योरी और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज जैसे हमारा बेसिक का देना, तो हम बेसिक में करेंगे, और मैं तुमको एक्सटेंशन दिखा रहा था, वो कहाँ है। हाँ एक्सटेंशन, तो मैं तुमको कोड रनर दिखा देता हूँ। कोड रनर, हाँ ये वाला एक्सटेंशन है। ये तुमको इंस्टॉल कर लेना अपने अपने पीसी पे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये बेसिकली कोड रनर का ये सिंबल है। और एक सी प्लस प्लस का भी होता है, उसको भी इंस्टॉल कर लेना। हाँ ये भी तुम एक बार इंस्टॉल कर लेना, जिससे ना तुमको आसानी होगी। अगर मतलब जैसे तुमको जैसे फॉर लिखोगे ना, तो फॉर का सिंटेक्स पहले आ जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। तो ये सब तुम इंस्टॉल कर लेना। बस बाकी है ना जीसीसी कैसे डाउनलोड करना है, वीएस कोड कैसे सेटअप करना है, तुम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे 10-15 मिनट की, उसमें तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपन इसमें कोई कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डीएसए सेंट्रिक है, कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, तो मतलब सीरीज़ नहीं है। तो ये तुम कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद है ना अपन आगे बढ़ते हैं। तो यार अब अपन ने अब समझ लिया कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रहा है ना। अपन ने देख लिया कि फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। ठीक है, तो अब है ना अपन पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे। अपन अपना अपना फर्स्ट प्रोग्राम अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यार फर्स्ट प्रोग्राम सब हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, तो अपन भी हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। तो ये रहा अपना कोड है। इसके अंदर मैं नई फाइल बनाऊंगा, लेट से इंट्रोडक्शन लिख लेता हूँ। डॉट सीपीपी में एक कोर्स सीपीपी में रखने वाला हूँ, तो इसका एक्सटेंशन सीपीपी होगा। ठीक है, तो अब एक बार देखो कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, उसके बाद है ना अपन डिस्कस कर लेंगे कि अपन ये लिखा क्यों है। अभी जैसे सजेशन आ रहे हैं ना, इसी के लिए मैंने वो सी प्लस प्लस वाला एक्सटेंशन तुमसे डाउनलोड कराया था। हाँ क्या लिखा, आई ओ एस टी, अपन अपन राम नाम लिखेंगे। सॉरी, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा राम नाम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है।
ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब क्या लिख दिया गया है। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से और ले चलते हैं अपने ठीक है। तो यार ये क्या चीज़ लिखी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यार इसको तो बोलते हैं अपनी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसिंग, स्पेलिंग गलत हो गई है, पता है, डायरेक्टरी, है ना। मतलब और इसको बोलते हैं ये है ना, जितनी भी हमारी है ना हेडर फाइल्स होती है ना, उनको इंक्लूड करने के लिए इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली कीवर्ड है और ये अपनी हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल है। ये इस हेडर फाइल को अपने कोड में, करंट कोड में, जैसे मैंने लिखा ना, ये वीएस कोड का जो मेरा कोड था, जो इंट्रो डॉट सीपीपी है ना, वो मेरा करंट प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं इस हेडर फाइल को। और है ना ये सिंटैक्स है, इस इंक्लूड से लिखा जाता है, इसी से ना ये इंक्लूड वर्क करता है। बेसिकली सिंटैक्स की तरह में इसको समझ सकते हो, है ना। तो ये बेसिकली आईओ स्ट्रीम बहुत सारी होती है हेडर फाइल्स, है ना। इसमें से मैंने हमने पहली यूज़ करी है इसको, आईओ स्ट्रीम में ही है। तो ये बेसिकली ना इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होती है। इनपुट को ले तुम सी इन बोलते हो, और यहाँ पे सी प्लस में इन आउटपुट को सी आउट बोलते हैं अपन, है ना। तो आउटपुट और इनपुट ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करने हैं ना, तो अपने को है ना इन इस लाइब्रेरी के, सॉरी, इस हेडर फाइल की अपने को जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब अपन लिखा ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब ये क्या है, बेसिकली अगर मैं तुमको बताऊं कि नेम स्पेस, बेसिकली ना जो सी इन और सी आउट फंक्शंस है ना, जो इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है, इनकी है ना स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी है, जो है ना वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड एक ही है। अपन है ना इनकी इम्प्लीमेंटेशन खुद से भी बना सकते हैं, कस्टम भी बना सकते हैं, या फिर है ना और भी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन है, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने स्टैंडर्ड जो लिखा है ना, तो इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन है ना, उनकी स्टैंडर्ड, सॉरी, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। और है ना नेम स्पेस का एक अलग, ये नेम स्पेस भी खुद में एक टॉपिक है, ये हम उसमें ना एक एब्स्ट्रैक्शन करके एक टॉपिक होता है। तो यार नेम स्पेस की मदद से ना हम हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। जब ऊप्स पढ़ाएंगे ना, जब ऊप्स पढ़ेंगे ना अपन, तो मैं तुमको बताऊंगा कि नेम स्पेस की मदद से ना अपन हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अभी अभी के लिए तुम्हें समझ लो कि हेडर फाइल्स में जितने भी फंक्शंस लिखे होंगे ना, उनके अपन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करने के लिए अपन नेम स्पेस के स्टैंडर्ड को अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अपनी कोई अलग से नेम स्पेस होती है, तो अपन स्टैंडर्ड की जगह अपनी नेम स्पेस का नाम दे देते हो, वो नेम स्पेस अपनी करंट डायरेक्टरी में कहीं ना कहीं स्टोर होती है। ठीक है। तो बेसिकली ना अभी अपन आगे पढ़ेंगे नेम स्पेस कैसे अपन है ना एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ये है ना काफ़ी, मैंने देखा है आपको यूट्यूब के किसी भी कोर्स में जो कि डीएसए के सेंटर होगा, उसमें ये नहीं मिलेगी। अपन ना उसमें चीज़ों कवर करेंगे। और ये इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन है, अगर इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू आपसे पूछे कि यार बेसिकली बताओ कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हो, तो कई लोग बताएंगे जैसे ऊप से जो कॉन्सेप्ट होंगे कि भाई क्लास क्लास बना के उसमें है ना एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके। अगर तुम उनको इंटरव्यू को बोलते हो कि यार हम नेम स्पेस से भी कर सकते हैं, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपन ये ऊप्स में सीखने वाले हैं, चिंता मत करो। तो उस पर अगर आगे की बात कर लेते हैं अपन, यार ये मेन क्या लिखा है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये बहुत ऊपर कचरा कचरा होगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर तुमको किसी को लेना है तो ले सकता है एक बार। ठीक है, ले लिया। ठीक है। ये मेन फंक्शन क्या लिखा है और ये इंट क्या लिखा है, ये इंट क्या लिखा है, इसका आंसर मैं तुम्हें अभी बस थोड़े टाइम में दूंगा जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं मेन क्या है। यार ये मेन, ये बेसिकली इस पे पूरा लिखा है ना, जो इंट मेन, ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट चालू और ये ब्रैकेट बंद, ये पूरा ना इसको बोलते हैं फंक्शन। और इसके अंदर कुछ कुछ अपने कोड लिखे हुए होते हैं। तो सी प्लस में देखोगे ना, हर चीज़ फंक्शंस के फॉर्म में है। तो ये मेन एक फंक्शंस है, मेन एक फंक्शन है। अब कंपाइलर आपका है ना, हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ लाइन्स लिख रखी हो, यहाँ पे भी कुछ लाइन लिख रखी हो, तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करना है। अब भाई वो लाइन 1 पे जाए, लाइन 2 पे जाए, लाइन 3 पे जाए, है ना। तो डेवलपर्स ने क्या किया, एक है ना स्टैंडर्ड बना दिया कि मेन से इस्तेमाल करना है, मेन से कंपाइलर चालू होगा। ठीक है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक जो है वो मैं तुमको अब बताता हूँ। तुम देखना ना किसी भी यूट्यूब वीडियो पे, तुमको ये बता दिया जाएगा कि यार कंपाइलर को है ना डेवलपर्स ने बना दिया कि मेन से लॉजिक स्टार्ट करना है, इसलिए इसलिए अपन है ना मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है कंपाइलर। लेकिन यार होता एक्चुअली क्या है, एक सब्जेक्ट है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम करके, ओएस। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है पर थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ।
कि यार इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे। जैसे मान लो सिस्टम में रैम चाहिए होगी, सीपीयू अलॉट करना पड़ेगा जो इस प्रोसेसिंग करेगा। तो प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी करती है, सीपीयू अपना प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के लिए वो स्टोरेज, जैसे अब मान लो इस यूज करना है तो रैम में तो लोड करना पड़ेगा ना प्रोग्राम को। तो ये बेसिकली ना ओएस के टर्म्स है रिसोर्सेज। तो मतलब मान लो मोटा मोटा रिसोर्सेज चाहिए होंगे इसको, है ना। तो अब वो रिसोर्सेज ओएस के पास हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है ना, मैक लिनक्स मतलब लिनक्स विंडोज जो भी आपका यूज कर रहे हो, तो वो ओएस के पास आपके है ना सारे रिसोर्सेज हैं। अब इस प्रोग्राम को है ना एग्जीक्यूट होने के लिए इन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो ओएस क्या करेगा, ये सारे रिसोर्सेज है ना जो इस प्रोग्राम को जितने की जरूरत है वो है ना इस मेन फंक्शन को ला के दे देगा। ले भाई तू कर ले, तेरे को जो करना है तेरे अंदर जो भी कोड की लाइन लिख रही है उनको एग्जीक्यूट कर ले, और फिर जब तू बंद करे ना खुद का ब्लॉक तो ये रिसोर्सेज मुझे वापस दे देना। ये बेसिकली है ना, इसलिए अपन मेन फंक्शन लिखा कि ना डेवलपर को भी पता नहीं, मतलब डेवलपमेंट बताने के लिए ओएस को कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तो रिसोर्सेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज सारे ना मेन फंक्शन को दे देगा, और मेन फंक्शन जैसे अपना काम कंप्लीट करेगा ना वो रिसोर्सेज फ्री कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जैसे हम मेन लिखते हैं ना, तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम है ना हमारे पूरे प्रोग्राम के लिए है ना कुछ कुछ रिसोर्सेज अलॉट करेगा। जैसे रैम में कुछ सॉरी रैम में कुछ है ना मेमोरी एलोकेट करेगा। अभी मेमोरी बेसिकली स्टैक और हीप के फॉर्म में होती है, हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो मेमोरी एलोकेट करेगा, सीपीयू साइकिल से एलोकेट करेगा कि मतलब 21 सीपीयू साइकिल तक रन करने के लिए, वो मतलब बेसिक सारे ओएस कॉन्सेप्ट है, तो ओएस में पढ़ोगे तुम। तो और फिर जैसे मेन कंप्लीट कर देगा तो ये सारी रैम वगैरह फ्री करके वापस ओएस को रिटर्न कर देगा। तो इसलिए ना सारा सब कुछ मेन से स्टार्ट होता है। अब तुम्हें समझ में आया मेन क्यों इस्तेमाल लेते हैं। ठीक है, अब यार इंट, ये इंट क्या है। ये इंट यार बेसिकली रिटर्न टाइप है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप। ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ये बेसिकली रिटर्न टाइप है कि ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी रिटर्न टाइप लगाया नहीं, लगाना चाहिए। अगर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर बेसिकली अपन डेटा टाइप पढ़ेंगे तब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वाले टॉपिक को है ना अपन अभी फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे अपन अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि रिटर्न टाइप होता क्या है। तो इसको बस थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं अपन अपना ये सी आउट। मैंने तुमको बताया यार ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है, वैसे ही सी इन है ना इनपुट के लिए यूज़ होता है। और ये सारे इस हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस लिख रखे हैं। मैं जैसे लिखता हूँ सी आउट, तो भाई मुझे कुछ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। सी आउट का मतलब कि मुझे कुछ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है कि राम राम प्रिंट कराना है। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, ये पढ़ेंगे क्या होता है। और एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में चल जाओ, नेक्स्ट लाइन के लिए ये सेपरेटर है। अभी अपन करने वाले हैं थोड़ी देर में इसको करते हैं। और बेसिकली जो लिखता है ना ये अपना है ना एक्सप्रेशन ऑपरेटर है। सॉरी एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है, हाँ एग्जीक्यूशन नहीं है, एक्सप्रेशन है एग्जीक्यूशन है पता नहीं मुझे। और ये तो होता है इंसर्शन, और ये एग्जीक्यूशन ऑपरेटर ऐसे कुछ करके होता है, इसको बोलता है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा अभी जस्ट, है ना। पर ये ना एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, आउटपुट स्क्रीन पे जो भी एग्जीक्यूट करना है। और ना कुछ वेरिएबल में या कहीं पे कुछ इनपुट लेना है तो इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बेसिकली ना मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि इन सब पे नोट्स बना लेना। जैसे मैंने ना अपने टाइम पे सेकंड ईयर में ना इस कॉपी में नोट्स बनाए थे, तो मैं तुमको भी इसी कॉपी से ना थोड़ा बहुत देख देख के कहीं तुम्हारे लिए कोई टॉपिक मिस ना हो जाए इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और बाकी मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम थोड़ा बहुत अगर मनी स्पेंड कर सकते हो तो एक है ना पेन टैब ले लो। जैसे मैं तुम्हें ना अभी डिजिटली नोट्स बना बना के दिखा रहा हूँ, तो यार ये बहुत हेल्प करता है कि तुम्हें कहीं पे स्क्रीनशॉट वगैरह लगाने हैं वगैरह, तो तुम है ना ज़्यादा महंगा नहीं आता कि सस्ते वस्ते में भी आ जाता है, मतलब है ना सब रेंज के अवेलेबल है। तो तुम एक पेन टैब ले लो, पेन टैब ले सकते हो। और इसको है ना तुम वन नोट ले लो। वन नोट पे मतलब वन नोट एक एप्लीकेशन है, जैसे ये जो करंट एप्लीकेशन अपन यूज़ कर रहे हैं ना वो वन नोट है, ये वन नोट एप्लीकेशन है। तो गूगल का तुम जैम बोर्ड ले सकते हो फ्री जो अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे ना इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है, तुम वहाँ पे ना अपने नोट्स बना सकते हो, उसको डिजिटली सेव कर सकते हो। क्योंकि यार डीएसए है ना, तुम फ्यूचर में भी जब कंपनी स्विच करोगे तो वहाँ पे भी तुम्हें डीएसए की जरूरत पड़ेगी, तो तुमको बार बार वीडियोज नहीं देखनी पड़ेगी, इन्हीं नोट से तुम रिवाइज कर लोगे। अगर तुम मैं खुद बताऊँ तो मैं भी खुद अभी भी जैसे मुझे कुछ पढ़ाना होता है, कोई टॉपिक क्लियर करना होता है, कोई टॉपिक मुझे भूल गया होता था तो मुझे उसको रिवाइज करना होता तो मैं अपने नोट्स का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती अब। ठीक है, तो तुम ये से यूज़ कर सकते हो, है ना। और ये जो होता है सेमीकोलन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना भूल जाओगे तो एरर आएगी आएगी। ये ना बेसिकली ये बताता है कि ये लाइन अब खत्म हो चुकी है, मतलब टर्मिनेट हो चुकी है, अब नेक्स्ट लाइन पे चल जाए कंपाइलर। मैंने लिखा सी आउट, कंपाइलर आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। जैसे इसको ये मिला ना सेमीकोलन, बोलेगा अब आगे कुछ भी नहीं लिख रखा है तो तुम ना नेक्स्ट लाइन पे चल जाओ, आगे कुछ भी नहीं लिख रखा तुम नेक्स्ट लाइन पे चल जाओ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे तुम्हारी एक लाइन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमने यार हमारा पहला प्रोग्राम लिख लिया।
तो इसके बाद हम अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो यार डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके पहले ना हम देख लेते हैं कि थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक बार। अब यार मान लो ये मेमोरी है, मेमोरी का एक ब्लॉक है, तुम्हारे रैम की मेमोरी मान लो ये ब्लॉक है रैम ना। इसके अंदर है ना मैं टू स्टोर कराया, रैम के अंदर मैंने टू स्टोर कराया, इसका नाम मैंने दिया ए वाले मान लो ए मैंने इसका नाम दिया। अब जो ये ए इक्वल टू टू है ना, तो तुमको ये तो समझ में आ गया कि मेमोरी में एक ब्लॉक असाइन हुआ जिसका नाम ए है और उसके अंदर टू स्टोर है। लेकिन कंपाइलर को कैसे अपने को देखने पता चल रहा है कि ये इंटीजर है, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? कंपाइलर को पता चलेगा इस वर्ड से। ये बेसिकली कंपाइलर को ये बताएगा कि जो डेटा मेमोरी में स्टोर है वो किस टाइप का डेटा है, टाइप ऑफ डेटा बताता है ये। टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, है ना। और ये बताता है वो, मतलब वो जो मेमोरी ब्लॉक है उसका नेम, बेसिकली उसका एड्रेस, या उसका नेम मान लो, अभी तुम एड्रेस मत मानो, एड्रेस का अभी भूल जाओ, एड्रेस हम आगे पढ़ेंगे जब पॉइंटर पढ़ेंगे, है ना। तुम अभी मान लो कि इंटीजर टाइप का डेटा जिसकी वैल्यू टू है, वो एक ए नाम की जगह पर पड़ा है मेमोरी में, कहीं पे ए नाम की जगह है, ये मान लो ये पूरी मेमोरी है, इसमें यार ये ए नाम की कोई जगह है मेमोरी में, उसमें ना उसमें टू पड़ा है, उस जगह पर टू पड़ा है। ठीक है, वैसे ही यार है ना डेटा मैं तुमको बताऊँ कितने होते हैं, तो पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है कैरेक्टर, तीसरा फ्लोट, डबल और बूलियन। और कुछ भूल रहा हूँ क्या? हाँ नहीं। तो यार ये बेसिकली 4 बाइट का होता है, ये 1 बक का होता है, फ्लोट शायद 8 होता है, नहीं फ्लोट 4 होता है, 64 बिट में शायद 8 होता है, और डबल ये 8 बाइट का होता है और ये 1 बाइट का होता है। अब यार ये डिफर कर सकता है तुम्हारे, है ना, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हिसाब से, है ना। अब यार ये जो 4 बाइट है, एक सेकंड, हाँ, ये मेमोरी में 32 बिट स्टोरेज लेती है, ये कितनी लेती है, ये 8 बिट लेती है, हाँ सॉरी, 1 बाइट 8 बिट का होता है ना। हाँ, देख लेते हैं, सही लिखा है 4 बाइट। ठीक है, गलती कर दी, हाँ। ठीक है, तो यार बेसिकली अगर मैं तुमको बताऊँ तो एक सेकंड रुको। जैसे मान लो इंटीजर है, ये मेमोरी का एक बड़ा ब्लॉक है, इसके अंदर 4 बाइट होगा, 4 बाइट का डेटा स्टोर होगा, जो ये 4 बाइट है ना ये। अब इसके अंदर है ना 32 बिट, मतलब बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चार इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू, 1 बाइट 8 बिट का होता है। तो जैसे मेमोरी में ना इंटीजर के लिए 4 बाइट अलॉट हुई, तो एक एक बाइट पे 8 बिट की इन्फॉर्मेशन, 1 बाइट पे 8 बिट की इन्फॉर्मेशन, 1 बाइट पे 8 बिट की इन्फॉर्मेशन और 1 बाइट पे 8 बिट की इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर्ड। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया इंटीजर, फिर मैं तुमको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, सॉरी डेसिमल और बाइनरी में कन्वर्जन बताते हैं पहले तुमको। जैसे मैंने लिया इंट, पहले तुम एक सीरीज समझो, टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3, टू की पावर 4, है ना, ऐसे करके कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो टू की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, टू की पावर 2 2 होता है, 4 होता है, ये अपना 8 होता है, ये 16 होता है। ठीक है, ऐसे करके सीरीज होती है पूरी, 32 फिर 64, है ना, ऐसे करके पूरी सीरीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली है ना, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 10, छोटे नंबर को तुम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो 10 है, मुझे ना इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, कि जैसे 10 तो मैं समझ सकता हूँ कि 10 क्या लिख रखा है, लेकिन कंप्यूटर 10 नहीं समझ सकता, है ना। तो मैं 10 को कैसे लिखूंगा? तो मैं बेसिकली लिखूंगा 1 0 0, सॉरी 1 0 1 0, है ना। बेसिकली ये है ना 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ये मैंने कैसे निकाला? अब जैसे 0 है तो मतलब ये इसको नहीं लेना, 1 है इसको लेना है, तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, है ना, इसको नहीं लेना,
इसको भी नहीं लेना, इसका लेता मैं यार, नहीं लेना नहीं लेना। जीरो है तो इसको कुछ नहीं लेना, इसको जीरो है तो इसको 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 लेना है तो एट, तो एट, एट प्लस टू इसको 10। तो ऐसे मैंने ना इसका निकाला डेसिमल में। लेकिन ये है ना बेसिकली बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी नहीं, हाँ बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट है कि लेकिन अगर तुमको डेसिमल टू बाइनरी करना है ना, तो उसके लिए पहले क्या करना होता है, जैसे मान लो 10 एग्जाम्पल है, ठीक है, तो पहले 10 को नहीं प्राइम फैक्टर निकालते थे ना पहले, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था, एक सेकंड रुको। 10 को पहले 2 से डिवाइड करो, आंसर आया 5, और रिमाइंडर कितना बचा, इतना बचा 0, ठीक है। तो अब 5 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 2, और फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ठीक है। और फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, 1, और ये 0 बचेगा, ऐसा ही कुछ था यार, पता नहीं। 1 को भी 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो तो बचेगा 0, और रिमाइंडर आएगा 1। हाँ, बेसिकली जब तक है ना तुम्हारा आंसर 0 ना जाए तो तब डिवाइड करते रहो, और फिर जो ये आया है ना इसको रिवर्स कर दो, जैसे बेसिकली ये आया है अभी 0 1, सॉरी नहीं नहीं, हाँ 0 हाँ हाँ, एक सेकंड रुको। अच्छा भाई 0 1 0 1 आया, अब इसको रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। अब देख लो यार ये है ना, और ये इक्वल है, तो बेसिकली है ना तरीका ये होता है कि है ना एक नंबर को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। मैं ये क्या बता रहा हूँ, किसी भी है ना डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका, जो मतलब ऑफिशियल, अगर मतलब तुम बड़े नंबर को ऑफकोर्स ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, कब तक तुम 2 की सीरीज बनाओगे, तो है ना पहले डिवाइड बाय 2 कर लो, फिर है ना जो भी इसका रिमाइंडर बचे ना उसको स्टोर कर लो, रिमाइंडर को स्टोर, है ना, फिर जो रिमाइंडर बचे ना उसको रिवर्स कर दो, वही तुम्हारा है ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। अब अगर तुमको है ना बाइनरी टू डेसिमल करना है ना, जैसे मान लो अब ये है 1 0 1 0, अब तुम इसको डायरेक्टली ऐसे, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये हो गया अपना 0, ये हो गया 2, प्लस करते जाओ, ये हो गया 0, ये हो गया 8, तो ये हो गया 10। बेसिकली मैं दोनों में यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने पहले ये तरीका देखा, है ना, क्योंकि ज़्यादा छोटे नंबर से होता है, बड़े नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंट करने की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने भी बिट मैनिपुलेशन के जितने भी कोड होते हैं ना, वहाँ पे अभी आगे अपन पढ़ेंगे बिट मैनिपुलेशन क्या होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर है ना छोटे नंबर पे अपन खेलते हैं, छोटे नंबर के बिट को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं बार बार। तो बेसिकली मैं तुमको ये बस समझ कर देता हूँ कि अपन ने ना यहाँ तक तो कर लिया था, फिर उसके बाद अपन ने डेटा टाइप्स पढ़े, तो उसमें अपन ने इंटीजर देख लिया, वो 4 बाइट का होता है, एक बाइट यहाँ पे है ना एक बाइट अपने 8 बिट की होती है, तो ये 32 बिट का हो गया। वैसे ही 1 बाइट का होता है, ये 4 बाइट का होता है, ये 8 बाइट का होता है, और ये क्या होता है, ये होता है 1 बाइट का। अब इंटीजर तो होता है अपनी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, है ना, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये बेसिकली इन्फिनिटी नहीं होती इसकी रेंज, इसका भी रेंज इस तरीके का क्या होता है, लेकिन है ना बेसिकली इसमें कोई भी डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं आती। कैरेक्टर यार अपना इस कैरेक्टर के अंदर अपना आ गया स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, और स्पेशल सिंबल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं ना, स्पेशल सिंबल्स, है ना। इसके अंदर फ्लोट के अंदर जितने भी अपनी फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट होती है डेसिमल वाली, वो सारी आ जाती है। डबल के अंदर बेसिकली फ्लोट ही होता है, पर इसकी रेंज बड़ी होती है, तुम जिसपे 4 बाइट का ही है और ये 8 बाइट का है, उसकी रेंज बड़ी जाती है। इसमें भी डेसिमल वाली वैल्यूज आती है। इंटीजर भी आ सकती है, पर वो आएगी इस फॉर्मेट में, सेम फ्लोट में भी आएगी इस फॉर्मेट में। अगर तुम 1 को स्टोर करोगे तो 1.0 स्टोर होगा, वो 1 नहीं स्टोर होगा। वैसे ही सेम अगर इंटीजर में तो तुम 2.5 स्टोर करोगे तो वो 2 स्टोर होगा, 2.5 स्टोर नहीं होगा। मतलब ये फ्लोर वैल्यू, फ्लोर वैल्यू बोलते हैं, यानी ये स्टोर होगी, समझ में। और बुलियन ट्रू फॉल्स होता है, और ये 1 बाइट का होता है, ठीक है। ये अपने देख लिया यार कि किसी भी है ना ये क्या गिवन होता है, बाइनरी, बाइनरी और डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अपने को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो ये अपन 2 की पावर 0 वाला लॉजिक लगा के अपन डेसिमल में कैसे निकालते हैं, ये अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ। जैसे 10 का रिप्रेजेंटेशन ये होता है बाइनरी में, तो अपन 2 की पावर 0 करेंगे, तो 0 है तो अपने को लेना नहीं है, प्लस 1 है मतलब इस बिट को अपने को कंसिडर करना है, तो 2 की पावर 1, तो 2 आ जाएगा। अब इधर 0 है तो अपने को कंसिडर करना नहीं है, तो 0 प्लस कर दिया, और 1 है इसको कंसिडर करना है, तो ये 2 की पावर 3 वाली पोजीशन पे तो 8, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 10 आ गया। तो ऐसे अपन है ना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो
डेसिमल नंबर गिवन है अपने पास 10। अब 10 को पहले तो 2 से डिवाइड करो, जब तक है ना कंप्लीटली जीरो ना हो जाए वो नंबर। तो मैंने पहले 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, रिमाइंडर बचा 0। 5 को 2 से किया तो आंसर आया 2 और रिमाइंडर बचा 1। 2 को 2 से किया तो 1 आया और फिर रिमाइंडर बचा 0, और फिर 1 को भी 2 से किया और फिर आ गया अपना आंसर 0, और 1 बच गया रिमाइंडर। तो ये जो नंबर आया इसको पहले लिख लो, लिख लिया, फिर इसको रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने पे जो तुम्हारा आएगा वही उसकी है ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, और इसी को कंप्यूटर समझता है। कोड इस कंप्यूटर अपन तो इस 10 को समझते हैं, और कंप्यूटर इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को समझता है। ठीक है, ये बात कर ली। अब इस बात के बाद अपन क्या करेंगे, हाँ एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो मैं उसको बेस कोड पे आते हैं, इसका थोड़ा बहुत अपन करते हैं। एक सेकंड देख लेता हूँ कुछ बच रहा है क्या। हम्म, ठीक है, तो यार देख लेते हैं कि इस सारे डेटा टाइप्स काम कैसे करते हैं। तो पहले इसको कमेंट कर देते हैं। ये बेसिकली कमेंट करते हैं डबल स्लैश लगा के, मैंने कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया तो कमेंट हो गया। ठीक है, तो अपन देखते हैं, पहले इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। सी आउट ए, तो साइज ही प्रिंट कर लेते हैं इसकी ना। तो मैं क्या करूँगा, साइज ऑफ ए बेसिकली आगे फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन हैंडल दे देते हैं, और बेसिकली साइज ऑफ ए दे देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अपन देते हैं मान लो फ्लोट। मैं एक बार पूरा लिख लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ ना। तो यार मैंने यहाँ पे सब लिख लिया है कि कैसे इंटीजर कैसे वर्क करता है और वगैरह। तो जैसे इंटीजर मैंने ए लिखा, उसकी साइज प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने फ्लोट लिया, उसकी साइज प्रिंट करा रहा हूँ। डबल ऐसे करके मैं साइज प्रिंट कराता हूँ। इसके ऊपर रन करके देख लेते हैं क्या आता है आउटपुट। तो यहाँ पे जैसे मेरा ना वैल्यू था 10, तो उसने ना 10 प्रिंट कर दिया और उसकी साइज प्रिंट कर दी। तो बेसिकली मैं 10 ही 2 बार प्रिंट करा रहा हूँ। एक सेकंड, तो बस एक सेकंड। हाँ, बेसिकली है ना 10 लिया तो उसकी साइज प्रिंट कर रहा है, फ्लोट की साइज प्रिंट कर रहा है, डबल की साइज प्रिंट कर रहा है, कैरेक्टर की साइज प्रिंट कर रहा है, और अपना ट्रू 1 को ट्रू बोलता है, फ्लॉल्स को 0 बोलता है, तो उसकी साइज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने देख लिया कि यार ये साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ फंक्शन कैसे काम कर रहा है, और बेसिकली ना कैसे साइज स्टोर हो रही है। अब यार एक चीज़ है ना तुमको बताऊँ, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ऊपर लिखते हैं। तो यार ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन अगर मेरे को नेगेटिव नंबर स्टोर कराना है तो मैं ऐसे करा सकता हूँ क्या, इंट ए इज इक्वल्स टू -3। अगर मैं इसको कराऊँ तो क्या आंसर आना चाहिए। -3 आंसर आ रहा है ना। मतलब ये इंटीजर है ना साइन और अनसाइन को एक एक साथ ही मतलब हैंडल कर पा रहा है। लेकिन इसी के लिए ना एक फंक्शनलिटी यूज होती है साइन और अनसाइन की। पहले मैं तुमको साइन दिखा देता हूँ। तो ये -2 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसी साइन को अनसाइन कर दूँ तेरे कुछ बहुत ही अजीब सा नंबर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए ना अपन चलते हैं अपने नोट पैड पर। हम्म, तो मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ। जब मैंने लिखा यार इंट ए इज इक्वल्स टू -2, या फिर इंट ए इज इक्वल्स टू 2, तो वो इस चीज़ को है ना कर पा रहा है क्लैरिफाई कि ये नेगेटिव नंबर है। और एक सेकंड यार, अच्छा भाई, ये नेगेटिव नंबर है और ये ना ये अपना नेगेटिव नंबर है और ये अपना पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि ना इंटीजर की जो रेंज होती है ना,
वो बेसिकली अब 32 बिट का है तो उसको रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 - 1 तक। ये इसकी रेंज होती है इंटीजर की, है ना। ये -1 हम क्यों कर रहे हैं ये मैं तुमको बताता हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तो जब अपन लिखते हैं साइन, तो हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि यार हमें ना जो वेरिएबल होगा ये, तो उसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। और जब अपन लिखते हैं अनसाइन वेरिएबल, तो हम उसको बताते हैं कि हम इसमें भाई नेगेटिव नंबर स्टोर करने वाले नहीं है, हम पॉजिटिव नंबर स्टोर करने वाले हैं इसमें। जैसे कि आपने देखा ना यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा a और -2 लिखा, तो उसने कुछ बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दिया। तो कंपाइलर को पता था कि मैं नेगेटिव नंबर प्रिंट नहीं करने वाला हूँ। तो ये कैसे पता था उसको? तो जब अपन लिखते हैं साइन, तो वो बेसिकली इसी इसी इंड की तरह एक्ट करता है, जिसकी रेंज भी यही होती है। लेकिन जब अपन ये लिखते हैं ना, तो इसकी रेंज हो जाती है 2 की पावर 31 -1 जीरो से। नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं होता ना, इसलिए तो ये इसकी रेंज हो जाती है। तो अब एक बार इसका ना बिट फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये 32 बिट है, एक नंबर ले लो, जैसे 10 ले लिया, तो ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3 मान लो, और ये ऐसे ऐसे करके पूरी मान लो यहाँ तक। ये एक बिट छोड़ दो बस। इसको बोलते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, पता नहीं याद नहीं है, शायद यही बोलते हैं। एक बार गूगल सर्च कर लेना इस चीज़ को, है ना। तो ये अपन 10 रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ तो 1, यहाँ 10 कर लेना, हाँ, तो ये 0 और ये 1 और ये 0, तो ये होगा 10 का रिप्रेजेंटेशन, है ना, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव 10 का। अब अगर अगर नेगेटिव 10 चाहिए अपने को, पॉजिटिव 10, तो ऐसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो भी मैंने तुमको सिखाया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना। लेकिन अगर तुमको है ना इसी को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यार ये जो, और यहाँ पे सारी बिट जीरो है पॉजिटिव में, पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये सारी बिट जीरो होगी बाकी। और है ना मोस्ट MSB भी जीरो होगी आपकी। और है ना ये हो गया अपना 10 का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब अपन इसको है ना करेंगे नेगेटिव नंबर में, तो यार कुछ ऐसा होगा। ये हो गई आपकी MSB, जो कि इस बार 1 होगी, बाकी सारे जीरो होंगे। सॉरी, ये नहीं होगा रिप्रेजेंटेशन, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, चलो इसको इसको सीधा कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं अपन। यार पहले इसका है ना अपने को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। इसको +10 को -10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ना इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जहाँ पे 0 लिख रहा है उसको 1 कर दो, और जहाँ पे 1 लिख रहा है उसको 0 कर दो। तो मैं इसको 1 कर दूंगा, 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 इसको 0 कर दूंगा, इसको 1 कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, इसको 1 कर दूंगा। ये तो हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब है ना इस वंस कॉम्प्लीमेंट का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दो, तो वो होता है टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो बेसिकली अगर इसको ओपन करें तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली जब टूज कॉम्प्लीमेंट अपन करेंगे, तो 1 और 1 ये 0 हो जाएगा, और ये जो 1 है इधर चल जाएगा, और ये 1 इधर, और ये 0, और बाकी सारी 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना, ये आपकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी -10 की। मैं पता है समझ में नहीं आया होगा, एक बार दोबारा अपन एग्जाम्पल समझेंगे, पहले इसको एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं। हाँ, कहाँ है? यहाँ से। तो यार बेसिकली ना इंटीजर की रेंज होती है ये -2 की पावर 31 से लेके -1 तक। ये बेसिकली -1 हम है ना इसी इसी बिट के लिए कर रहे हैं कि इधर भी -1, इधर सॉरी 1 होता है, लेकिन है ना अपन इधर 1 नहीं लिख के इधर ही -1 लिख रहे हैं, जिससे ना इस बिट को अपन है ना काउंट नहीं कर रहे हैं इस पूरी रेंज में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज होगी, तो ये इस वाली बिट को अपन माइनस करके चल रहे हैं इस पीछे से। ठीक है, तो ये MSB हो गई, और ये ना आपकी पूरी 32 बिट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब जैसे कोई नंबर है 10, तो 10 का पता है कि रिप्रेजेंटेशन ये होता है 1 0 1 0। ठीक है, और बाकी सारी MSB को इंक्लूड करके सारी बिट 0 हो गई, 1 0 1 0। ठीक है, अब है ना इसको अगर नेगेटिव -10 में, जैसे कंप्यूटर कैसे समझ रहा है, मतलब पॉजिटिव 10 को तो कंप्यूटर इंटरनली ऐसे समझ रहा है मेमोरी में, लेकिन -10 को कैसे शो करता है? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है? 0 को 1, 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1, 1 को 0, बाकी बाकी सारी 0 को 1 1 1 कर दिया। टूज कॉम्प्लीमेंट में अपन है ना बेसिकली बस +1 कर देते हैं। तो 1 + 1 बेसिकली 2 तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि 0 1 समझता है, तो इसको 0 कर देंगे, 1 हो गया। ये बेसिकली है ना अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में। 0 1, अभी इधर 1 आ गया था, तो ये 0 1 हो गया, अब ये 1 1 बाकी बाकी 0 सेम टू सेम, और 1 1। तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे MSB भी है ना आपकी 1 है,
जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि जो नंबर स्टोर है ना मेमोरी में, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो ये बेसिकली काम करता है। मैं तुमको एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं 5 का। अब बेसिकली अगर अपन एग्जांपल 5 का लें तो पहले है ना इसको अपन पॉजिटिव 5 को शो कर लेते हैं, जिसमें ये आपकी MSB होगी, जो ये जीरो होगी, बाकी सारी जीरो होगी, जीरो होगी, जीरो होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 0 0, ये 1 होगा क्योंकि 4, और ये 0 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, 2 + 1 5। ठीक है, तो 1015 की प्रेजेंटेशन होगी। अब ये होगी पॉजिटिव नंबर के लिए, पॉजिटिव 5 के लिए। अब नेगेटिव के लिए करना है तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो कि आ जाएगा यार ये, इस सारे जीरो को 1 और 1 को 0, तो MSB, ये आपकी MSB होगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 0, ये 1 और ये 0। ठीक है, अब इसका ना 2 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जिसके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में अपन +1 करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। तो यहाँ अपन +1 कर देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 0 + 1 1 1 0 1 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 सारा 1। ठीक है, तो यार ये नंबर देखो, और इसकी MSB क्या है 1, तो इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये जो स्टोर है ना वैल्यू, ये नेगेटिव है। तो अब जो भी नंबर होगा ना ये नेगेटिव नंबर होगा, ये ऐसे कंपाइलर को पता चलता है। तो कंपाइलर -5 को इस फॉर्मेट में स्टोर करेगा और +5 को इस फॉर्मेट में स्टोर करेगा। तो तुमको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार, ये जो आउटपुट आया था ना, हाँ या वो, हाँ, ये जो आउटपुट आया था ना, ये अनसाइन को अपन ने अनसाइन ऑपरेटर लिखा, मतलब हम साइन यूज़ नहीं कर रहे। तो -2 पे ये ऐसा आउटपुट क्यों आया? ठीक है, तो माइनस जब 2 आया तो पहले 2 को स्टोर करो, तो ये क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 और ये 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 वाला बोल रहा हूँ मैं ना। ठीक है, एक सेकंड, 2 की पावर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अब जब कंपाइलर ने इसको इसको अनसाइन लिया, लेकिन अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करने के लिए इसको लेगा ना कंपाइलर, तो ये कैसे करेगा, इसको 1 कर देगा, इसको 0 कर देगा, इसको 1 कर देगा, बाकी सारे MSB को ये 1 स्टोर कर देगा, क्योंकि ये अनसाइंड ऑपरेटर है। क्योंकि ये अनसाइंड ऑपरेटर है, तो कंपाइलर को इससे कंपाइलर इस बिट को एक्सक्लूड नहीं करेगा। कंपाइलर को इससे मतलब नहीं है कि ये कंपाइलर के लिए ये ना, ये अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रही कि ये नेगेटिव के लिए या पॉजिटिव के लिए है। कंपाइलर के लिए ये ना एक नंबर का ही पार्ट है। तो कंपाइलर ये जो कि मोस्ट सबसे सबसे बड़ी वाली बिट है ना 1 है, तो ये सारी को है ना इतना बड़ा नंबर, जो क्योंकि कितना बड़ा नंबर हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, पता नहीं 2 की पावर n कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस पूरे नंबर को है ना डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहा है। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये बड़ा सा आउटपुट आ रहा है। हाँ, आउटपुट ये रहा, ये बड़ा सा आउटपुट आ रहा है। ये बेसिकली यार वो बहुत बड़ा वाला नंबर है, जो है ना इस पूरे को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहीं पे अपन है ना अनसाइन ले लेते ना, तो सॉरी अनसाइन नहीं, साइन ले लेते, साइन ले लेते तो है ना कंपाइलर को लगता है कि ये फर्स्ट बिट तो है ना साइन के लिए है, अपन अनसाइन लिया इसलिए कंपाइलर को लग रहा नहीं है। अगर अगर अपन साइन ले लेते तो ये फर्स्ट वाली है ना अपनी साइन के लिए हो जाती। तो अगर 1 होती ना तो कंपाइलर को पता होता है कि ये पूरा नेगेटिव नंबर है। लेकिन अगर ये 1 नहीं है तो, और 0 होती है तो कंपाइलर को लगता है पॉजिटिव। लेकिन ये अनसाइन ऑपरेटर है, तो ये कंपाइलर इस पूरे को एक होल नंबर ट्रीट करेगा, ना कि इस फर्स्ट बिट को अलग से साइन के लिए ट्रीट नहीं करेगा। तुमको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, अब अगर हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, तो अब ना अगला टॉपिक आता है ऑपरेटर का। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर, हेडिंग डाल लेते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर का मैं कॉपी कर लेता हूँ GFG से, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पेन टेब ले लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं अपने यूनियरी ऑपरेटर, जो केवल सिंगल तुम्हें ऑपरेंड तो पता ही होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ A+B, तो ये तो होता है अपना ऑपरेटर। और ये जिन पे ऑपरेशन लगा हुआ होता है ना, तो इसको बोलते हैं ऑपरेंड, इनको बोलते हैं ए और बी ऑपरेंड है, और है ना ये ऑपरेटर है। और ए और बी पे पूरे पे ऑपरेशन लग रहा है, ये पूरा तो हो गया एक ऑपरेशन। ये प्लस जो लिख रखा है ये हो गया ऑपरेटर, और ये ए और ये बी जिन पे ये प्लस ऑपरेशन लग रहा है उसको बोलते हैं अपन ऑपरेंड्स। ठीक है, तो इतना कन्फर्म है। सर बेसिकली है ना यूनिटरी ऑपरेटर है ना सिंगल ऑपरेंड्स पे लगते हैं। जैसे ये प्लस प्लस है तो मैं प्लस प्लस आई लिख दूंगा, या माइनस माइनस आई लिख दूंगा, या आई माइनस माइनस लिख दूंगा, या फिर आई प्लस प्लस लिख दूंगा। अब यार ये है ना, ये चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यार है ना इंटरव्यू के, जो भी तुम इंटरव्यू में बैठोगे ना DSI राउंड के, तो सीधा MCQ में पूछते हैं।
ये बेसिकली होता क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी आगे। मैं तुमको थोड़ा दे देता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली ना प्लस माइनस इंटू डिवाइड और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर के लिए और डिवाइड होता है अपना सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सॉरी डिवाइड होता है अपना डिवाइड करने के लिए, क्वेश्चन निकालने के लिए। तो जैसे मैं लिखता हूँ 5 और 5/2, तो इसका है ना अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इसका आंसर आएगा 2। लेकिन अगर मैं 5 मॉड्यूलो 2 लिखता हूँ तो इसका आएगा 1। ठीक है, समझ में आ रही थी चीज़? जब मैं 5/2 लिख रहा हूँ तो 2 आएगा, 5 मॉड्यूलो 2 लिख रहा हूँ तो 1 आएगा। और बेसिकली यार ये जो समझ रहे हो कि जब अपन 5 मॉड्यूलो 2 करेंगे ना तो हमेशा आंसर 1 से लेके 5 की रेंज में आएगा। ये देखो, जब भी अपन है ना 5 मॉड्यूलो 2 करेंगे ना तो हमेशा है ना 1 से लेके 5 की रेंज में आएगा, मतलब 5 से कम ही आएगा आंसर, कभी 5 को एक्सीड नहीं करेगा जब भी अपन मॉड्यूलो करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर आता है। तो यार इसी को अपन है ना सर्कुलर लिंकेज के लिए यूज़ करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे तुमको एरे या फिर लिंक लिस्ट में ना कहीं भी है ना लूप को सर्कुलर लूप अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो तुमको जहाँ पे सर्कुलर लिंकेज बैठाना होगा ना वहाँ पे अपन ना मॉडल यूज़ करेंगे। तो यार मॉडल को थोड़ा समझ लेना कि काफ़ी लोगों को ना मॉडल समझने में दिक्कत आती है। तो मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर ला के देता है, जो भी 2 नंबर होता है ना उनका रिमाइंडर, और डिवाइड वाला ऑपरेशन तो पता ही क्वेश्चन ला के देता है। तो है ना मॉड्यूलो को अपन आगे सर्कुलर लिंकेज के लिए यूज़ करेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ होता है लिंक लिस्ट और ना एरे में, जहाँ भी सर्कुलर करना होता है, जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गई वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे अपन है ना ये सब यूज़ करने वाले हैं। तो मॉडलों को अभी समझ में आया तो वहाँ पे अपन कहीं कौन सा यूज़ करेंगे तो मैं बोलूँगा कि तुम बेसिक वाली वीडियो देख के आओ। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो है ना ये बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वगैरह वगैरह, ई डबल इक्वल टू, ये होते हैं कि है ना जैसे मैंने लिखा ये, अब ए बी सी डी तो तुमको पता ही है, डिवाइड भी बता ही दिया। अब मैंने लिखा जैसे ए की वैल्यू मान लो 2 है, बी की वैल्यू मान लो 3 है। तो अगर मैं लिखता हूँ कि ए स्मॉलर देन बी तो इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये सही बात है कि ए छोटा है बी से। अब मैं ये लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ये गलत बात है, ए छोटा है यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही है, अगर मैं जैसे मान लो लिखता हूँ ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अगर मैं ए इक्वल इक्वल बी करता हूँ तो बेसिकली अपनी कंडीशन चेकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या ए बी के इक्वल है? हाँ है, अब है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अगर मैं वैसे अगर यूज़ कर, अगर मैं इधर ना ये भी लगा दूँ लेस देन इक्वल टू तो भी है ना इक्वल तो है ही, अगर मैं इधर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूँ तो भी इक्वल टू है, तो ट्रू ही आएगा इन द केस आंसर। ठीक है, तो तुम अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो एक बार, है ना, तुम इनको सब रन करोगे। बेसिकली बहुत ईजी है, अपन फालतू है ना इनको कोड में करके वीडियो को एक्सटेंड नहीं करेंगे। बहुत ईजी है, प्लस माइनस तुमको पता ही है क्या होता है, डिवाइड मॉड्यूल अपन बचपन से कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा अभी अपन डिस्कशन अभी करने वाले हैं। बेसिकली ग्रेटर देन लेस देन ये सब तुमको पता ही, नॉट इक्वल टू मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, जैसे ए 2 है और बी 3 है तो हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू है, नॉट इक्वल, अगर यहाँ पे 3 होता तो इसका आंसर फॉल्स आता। ठीक है, अब आता है दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ है, कर से हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर को यार अपन थोड़ा सा करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर ये होता है अपना एंड और नॉट, एंड और नॉट। तो इसको अपन है ना एक टेबल बना लेते हैं एक्स, अभी थोड़े इसमें नहीं बनाएंगे। जब मेरे को चेक करना होता है ना ये चीज़ और ये चीज़, क्या अगर ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो तो इसका आंसर ट्रू आता है। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ तो देखो यहाँ पे ऐसे है, जैसे यहाँ पे कंडीशन ले तो ए, जैसे मान लो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू भी है 3। ठीक है, तो मैं लिखूँ ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन ट्रू है। और मैं लिखूँ ए लेस देन बी, ये कंडीशन भी ट्रू है, मतलब ए बी के इक्वल भी नहीं है और ए बी से छोटा भी है। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस एक साथ ट्रू है, मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर मान लो ये ऐसे होता ए नॉट इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी तो इसका आंसर फॉल्स आता। पर ये तो सही है तुम्हारी कंडीशन, है ना, लेकिन यार ये कंडीशन गलत है कि ए यहाँ की ए की वैल्यू छोटी है, तुम ए की वैल्यू बड़ी पूछ रहे हो। नहीं, तो इस पूरे का जो होता है ना, इस पूरे का वो आंसर फॉल्स आता। होप ये क्लियर है तुम्हें? नहीं होगा तो अभी आगे जब कंडीशन यूज करेंगे क्वेश्चन में आराम से क्लियर हो जाएगा। और कर लेते हैं, तो मैं लिखा ए नॉट इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। अभी तुमने देखा यहाँ पे इसने एरर दे दी कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो सही है, चलो ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी गलत है। लेकिन यहाँ पर मैंने और लगा रहा है, या तो ये या ये, या तो ये सही कर दे या ये सही कर दे।
अगर ये सही है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये गलत है तो इसको चेक कर ले, क्या पता ये सही हो। तो वैसे इसका आंसर इस बार ट्रू आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सही है। इसको जैसे ये ना इस कंडीशन को ट्रू पाएगा ना, इस वजह से इसका आंसर ट्रू रिटर्न कर देगा, इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने है ना पहले मैं तुमको एंड ऑपरेटर थोड़ा एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ। जैसे ए की वैल्यू मेरी 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी, तो मैंने ए नॉट इक्वल टू बी लिखा, एंड ए अपना लेस देन बी। ठीक है, तो यार ये तो कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे है ना ए की वैल्यू बी से छोटी भी है और ए बी के इक्वल भी नहीं है। और अगर मैं दूसरा केस लूँ, ए नॉट इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, तो यार ये कंडीशन फॉल्स हो गई, पूरी कंप्लीट कंडीशन की बात हो रही है। यार ए बी के इक्वल तो नहीं, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ए बी से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो इसका कंडीशन, इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, ये तो हो गया एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन बी, मान लो एक कंडीशन ये है, और ए इक्वल इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी, एक कंडीशन ये है। तो यार इधर इसका कंडीशन, इसका इधर भी ट्रू आएगा और इसका इधर भी ट्रू आएगा। देखो कैसे है, ये तो सही है, 2 और 3 थी वैल्यू, तो नॉट इक्वल तो है, और वैल्यू मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं इसको। नहीं नहीं सॉरी, सही था। हाँ, ए बड़ा है क्या वैल्यू से, नहीं, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। और ये भी गलत लिख दिया मैंने, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं देख रहा हूँ और ऑपरेटर लग रखा है, तो मैं देख रहा हूँ या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। जब ये ट्रू हो गई तो मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा और इसको ट्रू रिटर्न कर दूंगा, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। कि भाई तुमने एक कंडीशन चेक करी और उसी के बेसिस पे तुम अपनी पूरी कंडीशन का आंसर दे रहे हो, एक चेक ही नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं तुमने सर्किट ब्रेक कर दिया। जब मतलब वायर में सर्किट ब्रेक कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और अगर ए इक्वल इक्वल टू बी है, और तो ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स। लेकिन अब मैं यहाँ पे ना पूरा चेक कर रहा हूँ, तो इसी शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं यहाँ पे। मैं अगर इसको भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू सही हो गई क्योंकि ए लेस देन बी है, तो ये सही होगा। लेकिन अब इसी की जगह यहाँ पे ना ए ग्रेटर देन होता, समझ रहे हो ना, ए ग्रेटर देन होता, तो यार इसका आंसर फॉल्स आ जाता, क्योंकि अब ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, तो इसका कंप्लीट का आंसर फॉल्स आ जाता है। तो ये हो गया एंड और ऑपरेटर। अब बच गया नॉट ऑपरेटर। ये बेसिकली है ना ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू है। तो जैसे मैं कैसे बताऊँ, ए नॉट इक्वल ए नॉट बी, जब ए इसका से ट्रू है तो नॉट ऑफ ए करूँगा तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। मतलब बेसिकली ट्रू फॉल्स है। अगर मैं इसकी जगह, अगर मैंने इसको वन कर रखा था तो इसका आंसर ट्रू आता है। तो बेसिकली ए है तो मतलब ए नहीं है, वैसा है, मतलब ट्रू फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स को जीरो बोलते हैं और ट्रू को बोलते हैं। अगर वन के अलावा कोई नंबर होता है तो इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, समझ रहे हो तुम। ट्रू फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, गलत को सही, गलत सही को गलत, बेसिकली ये काम है इसका। ठीक है, ऑपरेटर में और क्या बच गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10। अब मैं लिखता हूँ ए प्लस प्लस, तो मेमोरी होगी एक, उसको ए बुला रहे होंगे, उसमें स्टोर हुआ होगा 10 इस लाइन से। जैसे ये लाइन लिखी, 10 की जगह 11 स्टोर हो गया होगा, और मैं अगर सी आउट कराऊंगा तो मेरे को 11 सी आउट मिलेगा। ठीक है, और अगर वहीं मैं अब लिख दूँ प्लस प्लस ए, तो अब 11 की जगह ये लाइन 12 कर देगी, और फिर अब सी आउट होगा 12। तो इस लाइन में और इस लाइन में क्या अंतर है, तो इसको तो बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं कोड से, ये कोड से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। टेन लिया था ना अपना एग्जाम्पल, एट प्लस प्लस, तो ये तो अपन कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ये अपन कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट। इसका आंसर 2 मिनट को सोचो क्या आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर अपन ए में एक चीज़ वैल्यू प्लस करा, तो इसका आंसर तो 11 आना चाहिए। नहीं सॉरी, इसका आंसर तो 10 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मैं बताता हूँ। अभी सबको लग रहा होगा 11, पर मेरे अनुसार इसका आंसर 10 आना चाहिए। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, पहले ए की वैल्यू 10 थी, अपन ने ए की वैल्यू इस लाइन नंबर 9 से ए की वैल्यू है ना 11 हो गई। ठीक है, अब 11 के बाद है ना लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है, प्लस प्लस है, ये तो प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका आंसर आना चाहिए 12। अगर उसकी वैल्यू
11 हो गई तो उसका आंसर 12 आना चाहिए, है ना। तो अपन रन करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हैंडल नहीं दिया गया। तो पहले का आंसर आ रहा है 10 और 12, तो इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मैंने लिखा ए इक्वल टू 10 तो मेमोरी में स्टोर हो गया इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब मैंने लिखा ए प्लस प्लस, तो लेकिन मैं सी आउट भी करा रहा हूँ, तो ये बोलेगा पहले तो सी आउट कर दे ए को और फिर मेमोरी में प्लस प्लस कर दे। तो पहले तो 10 को आउटपुट स्क्रीन, ये मान लो आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पे पहले तो 10 प्रिंट करा दे और फिर अब मेमोरी में ना इसको 10 को काट के यहाँ पे तो 11 कर दे। अब उसने 11 कर दिया, लेकिन एक बार आउटपुट आ चुका है, फिर एंडल प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ यार मेमोरी में जाके पहले तो प्लस प्लस कर दे। अब मैं 11 को कर रहा हूँ 12, 12 करने के बाद अब मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये 12 प्रिंट होगा। वो इधर आउटपुट आ रहा है 10 और 12, ऐसे आउटपुट आ रहा है, समझ में आ रहा है। और सेम है ना, आई ए माइनस माइनस के लिए भी होगा और माइनस माइनस ए के लिए भी ऐसे ही फंक्शन होगा। अगर ये बेसिकली ना इंटरव्यू के एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार आता है। और बेसिकली है ना ये और है ना लॉजिकल ऑपरेटर एंड और साथ में आते हैं, है ना। और बिटवाइज ऑपरेटर भी साथ में आते हैं, ये सारे है ना एमसीक्यूज में आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि इफ ब्लॉक के अंदर है ना ये दे देंगे सारे और बोलेंगे कि अब ना लास्ट में इनकी वैल्यू क्या होगी। तो ये तुम्हारा थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है इंटरव्यूज के लिए। इनको बेसिकली ना जब तुम लूप्स करोगे और बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ऐसे देखने से तो होगा नहीं। और क्या ऑपरेटर बच गए, हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब बच गए एक तो बिटवाइज ऑपरेटर और एक बच गए असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली ना वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। तो जैसे अपनी देर से यूज़ कर रहे हैं ना, इंट ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 2, तो ये अपन ए के अंदर 2 को असाइन कर रहे हैं, तो वही ए इक्वल टू ऑपरेटर है। अब जैसे ना मैं लिखूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, अब ये भी ये और ये चीज़ सेम होगी कि भाई ए के अंदर ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो, ये बोलेगा ए की वैल्यू को एक से बढ़ा दो और ये भी सेम चीज़ होगी। ये तीनों भाई सेम ही लाइन होगी। अब मैं एक से इसको बढ़ा रहा हूँ, एक से इसको बढ़ा रहा हूँ और एक से इसको बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 होता ना तो अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, तो तुम समझ रहे होगे। तो है ना ए की वैल्यू के अंदर पहले ए की वैल्यू के अंदर एक एक ऐड कर रहा हूँ, फिर उसको वापस ए के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। मैं ए की वैल्यू के अंदर एक ऐड कर रहा हूँ और ए की वैल्यू को एक से बढ़ा रहा हूँ, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो वही है, तुम सेम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर मैं ए इज इक्वल टू ए इंटू 2 लिखूंगा, इससे बड़ा तुम ए इंटू इक्वल टू 2 लिख दो, तो ये एक ही चीज़ रहेगी। तो तुम ये सब करके देखोगे, वही सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अपन है ना असाइनमेंट ऑपरेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। एक आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ये एक बार इफ एल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं तुमको पढ़ाता हूँ। इफ एल्स के बाद मैं तुमको पढ़ाता हूँ कि ये टर्नरी ऑपरेटर क्या है। ये बेसिकली कंडीशन के लिए होता है। ये इफ एल्स के बाद अपन पढ़ेंगे ना, इसके बाद अपन इफ एल्स ही लेने वाले हैं शायद। हाँ, एक बार बिटवाइज ऑपरेटर देख लेते हैं, बस ये बिटवाइज ऑपरेटर ये सब क्या चीज़ है। यार ये बिट का टॉपिक है ना, ये बस बिट बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। पहली बार पढ़ रहा था, मेरे को तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आया था। मेरे को तो अभी थोड़े टाइम में समझ में आने वाला है बिट वाले। जब मैंने पढ़े ना बिट, मेरे को समझ में आए नहीं थे बिट ऑपरेटर ये होते क्या है, बिट वाइज बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन में से बनते ही नहीं थे। पर जैसे जैसे तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे है ना तुमको भी समझ में भी नहीं आ रहा ना बिट वाइज, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी डेसिमल बिट बाइनरी डेसिमल सब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। बस बेसिक बेसिक आइडिया पता चल गया ना कि हाँ भाई ऐसा कुछ कुछ होता है मेमोरी में। इतना कर लो, इतना बहुत है। बेसिकली इंटरव्यू में ऐसा कुछ तुमसे पूछने वाला नहीं, वहाँ तो अलग जैसे कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। बस हाँ, तुमको पता होना चाहिए था डेवलपर की चीज़ें बैकएंड पे काम कैसे कर रही है। तो बस वो ये बिट वाइज ऑपरेटर, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट होंगे सारे, ये बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन में सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा है ना इन सब के बारे में। तो पहला होता है एंड, दूसरा होता है और, नॉट, एक्सॉर, ये होता है मोटा मोटा, हाँ, ये होता है सर समझना। ठीक है, तो पहले अपन एंड देख लेते हैं कि एंड क्या करता है। तो ये मान लो एक्स है, ये वाई है,
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 हो, एक्स की वैल्यू 1 हो, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 हो, वाई की वैल्यू 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ठीक है, तो बेसिकली है ना, एक्स एंड वाई आंसर क्या आना चाहिए? तो जब है ना एंड मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए, या तो दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी चलेगा, अगर एक भी फॉल्स है तो वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे पहले एक्स चेक करेगा, एक्स फॉल्स है तो वाई चेक ही नहीं करेगा, फॉल्स। एक्स फॉल्स है तो वाई चेक ही नहीं करेगा, फॉल्स। एक्स ट्रू है, अब वाई चेक करेगा लेकिन वाई फॉल्स हो गई तो जीरो। एक्स ट्रू है, वाई भी ट्रू है, तो आउटपुट 1। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, बेसिकली जो ऊपर पढ़ा ना लॉजिकल ऑपरेटर में, वैसा ही कुछ कुछ सिमिलर है, पर हाँ ठीक है, तुम इसको ऐसे देख लिया करो क्योंकि बिट्स में ना चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इसको, अगर तुमको बिट में एक सेकंड रुको, और एक्स वाई, ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। और क्या होता है, दोनों में से कुछ भी एक ट्रू होना चाहिए, तो और एक्स और वाई बेसिकली कुछ कुछ ऐसा होगा। तो जब अपन 0 0 लेंगे तो 0 आएगा। अब वहाँ यहाँ पे ट्रू है लेकिन 0 फॉल्स है, तो ये ट्रू होगा। और यहाँ पे ना एक्स ट्रू है लेकिन वाई फॉल्स है, तो ये भी 1 होगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये भी 1 होगा। तो ये होगा कुछ कुछ और में, समझ पा रहे हो? यहाँ पे तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो चल जाएगा। नॉट क्या होता है, सीधे का उल्टा, उल्टे का सीधा। तो नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं। तो अगर सॉरी सॉरी दर्द बना दिया। नॉट ऑपरेटर तो एक पे लगेगा ना। एक्स मान लो तुम्हारे पास 0 था, एक बार 1 था, तो आउट नॉट ऑफ एक्स क्या होगा? नॉट ऑफ एक्स क्या होगा? 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, ऐसे ही सिमिलर वाई के लिए हुआ। तो ये होगा नॉट ऑपरेटर। और ये हो गया और ऑपरेटर, और ये हो गया एंड ऑपरेटर। अगर यार अब मैं तुमको ना इसको अपने बिट बिट पे कन्वर्ट करके दिखाऊँ, तो एक एक का एग्जांपल ले लेते हैं अपन बिट पे। जैसे मान लो इधर अपन नंबर ले लेते हैं, एक्स को ले लेते हैं इधर अपन 2, और वाई अपन ले लेते हैं 3। ठीक है, तो अपन है ना 2 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 1 0, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में। और 3 को कैसे कर सकते हैं? 0 1 1, है ना? तो फिर अपन 0 ये रहने दो, ठीक है, हटा दो। 2 बिट रिप्रेजेंटेशन में ऐसे कर सकते हैं। जो अपन अब इसका एंड लेंगे, तो 1 और 0 दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये तो एक ही है, तो 0 इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये तो हो गया ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर 2 ही आया है ना? अगर इधर अपन सेम एग्जांपल है 2 और 3 वाला ही, अ, तो ए इज टू 2, बी इज टू 4। ठीक है, तो इधर हो जाएगा बी 4 ले लिया क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं। क्या था? 0 1 0 1 और 1 0। ठीक है, बेसिकली ये होगा, इस बार तीन 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो और ले रहे हैं तो 0, ये 1 और ये 1। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 4 5 6, ये 6, ये आंसर आएगा, तो अपन 2 और 4 करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा। जब अपन 2 एंड 3 करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अब नॉट का तो बहुत सिंपल है यार। जैसे तो यार बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, तो एज को जैसे 2 है, तो ये 0 बिट को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, जैसे 0 0 0 0, बीच में कहीं पे 1, 2 की पावर बीच में, हाँ मतलब 2 की पावर 1 पे 1 होगी, बाकी सब जगह 0 होगी, तो ये 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, तो ये 1, ये 0, ये 1 1 1। अब यहाँ पे एम एस बी यार 1 हो जाएगी, तो ये कोई नेगेटिव नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो यार अपन ने सारा ऑपरेटर का कर लिया है। हमें बात कर लेते हैं जोर ऑपरेटर की। ये भी बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर ही होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या आएगा? बेसिकली है ना जहाँ पे अगर दोनों दोनों में से कोई एक ट्रू और एक फॉल्स होना चाहिए। मतलब बेसिकली 0 0 को सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, 1 0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 0 1 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 1 करोगे तो वापस 0 जाएगा। मतलब बेसिकली है ना, ये सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। जॉर गेट में तुम पढ़ोगे कि अगर दोनों बंद है, मतलब दोनों दोनों का आउटपुट नहीं आ रहा है, या फिर दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है, तो ये कुछ आउटपुट नहीं देगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये आउटपुट देगा। इसका एग्जांपल लेंगे तो ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 0, तो हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, तो जब 0 0 है तो ये 0 आएगा,
जैसे 1 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये जैसे 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो जब 2 और 4 करेंगे ना अपन, तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ हो गई। तो इसके बाद अगर अपन है ना दो चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऐसा होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऐसा होता है। ठीक है, ये जो अपन ने सीन से और पढ़े थे, ये वो चीज़ नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। ये है ना बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर ही एक टॉपिक है, ये बिट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है बेसिकली। तो यार बोलते हैं कि किसी भी नंबर को है ना 2 से मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट शिफ्ट कर लो, और 2 से डिवाइड करना है तो राइट शिफ्ट कर लो, ऐसा बोला जाता है। जब भी अपन बिट मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे ना, तो अगर 2 से और ये कम कॉस्टली भी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये कम कॉस्टली भी होता है। जो अपन लिखते हैं ना A/2 और अपन लिखेंगे A राइट शिफ्ट बाय 2, फिर ये ज़्यादा जल्दी परफॉर्म करेगा इससे, ये ज़्यादा जल्दी परफॉर्म करेगा, क्योंकि यार है ना इसको तो पहले बिट में कन्वर्ट करो, फिर होगा ये डायरेक्ट बिट में कन्वर्ट रहता है, काम हो जाएगा, इंटरनली सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भाई इसको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ ना। तो जैसे मैंने ले लिया A = 5। अब जैसे 5 ले लेते हैं, एक बार सिंपल 5 है ना, कट जा भाई 5 है ना। तो जब 5 को पहले ना बिट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये कुछ होगा 5 को 1 0 1 0 0 0 0 0 है ना। तो अब मैं इसको जब है ना 5 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करूँगा, तो एक बार है ना पूरे 5 के बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मतलब इसको इधर सरका दो एक बार। तो 0 1 0 1 ये पूरा पूरा एक बार इधर सरक गया, बाकी सब जगह 0 0 0। अब इसको डिकोड करो, देखो क्या आ रहा है आंसर, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 तो मतलब 8 प्लस 2 की पावर 1 2, तो आंसर आ रहा है 10 सॉरी। तो 5 × 2 हो गया ना एक बार करने पर। अब उसके बाद दो बार करो, तो 5 राइट शिफ्ट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट शिफ्ट करो 2 बार। तो ये था, तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 2 0 1 0 1, फिर बाकी सारे 0। तो ये आ जाएगा, क्योंकि एक बार शिफ्ट किया तो एक 0, एक बार शिफ्ट कर देंगे इसी के बाद, तो इधर भी 0 हो जाएगा, इधर पूरा सा रख जाएगा। तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माने 16, और 2 की पावर 2 माने 4, तो ये आ रहा है 20। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। करते हैं राइट शिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो एग्जांपल 5 का ले लेते हैं। तो ये जैसे 1 0 1 0 0 0 0 0 0 है ना। अब इसको अपन जब करेंगे ना 5 राइट शिफ्ट बाय 1, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा एक बार। तो कैसे होगा, तो इसको मैं राइट शिफ्ट करूँगा, तो मतलब राइट की साइड है ना पूरा इसको एक बार सरकाना है। तो ये 1 की जगह ये 1 को भूल जाओ, और अभी ना इधर 0 सरक जाएगा। तो 1 1 बाकी सब जगह 0 है ना। तो अब ये देखो कि क्या है, ये 2 है, 2 की पावर 1 प्लेस पे है ना, तो ये 2 है, तो इसको आंसर आया 2। तो मतलब 5 को 2 से एक बार डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 5 2 2 4 5 होता है। अब इसको 2 बार करके देखते हैं क्या होता है। 5 राइट शिफ्ट बाय 2, तो जैसे 2 बार राइट शिफ्ट करेंगे, तो ये 1 0 1 0 0 ऐसा कुछ था, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। आंसर आएगा 1 2 की पावर 0। तो आंसर 1 आएगा। तो देखते हैं कि ये सही है क्या। 5/2 × 2 मैंने बोला 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से करेंगे तो इसको हाँ बेसिक इसके तो बता था, 2 से करेंगे इसको इसको करेंगे तो 1 आएगा, तो ऐसा करके 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर। ये बेसिकली बिट मैनिपुलेशन में बहुत कंफ्यूज करता है, और है ना दिक्कत ये है कि है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो I++ और अपन ने सीखा था ना, वो और ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें ना इफ कंडीशंस के अंदर आती है। तुम कोई भी देखोगे ना MCQ का पेपर दोगे, जैसे मैंने अभी खुद अमेजोन का दिया था, और है ना हमारे कॉलेज में भी होते रहते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि इफ के अंदर है ना ये आई दे देंगे I++++, फिर वो एंड लगा देंगे, फिर A++ ऐसा कुछ, या बेसिकली आई और ए की वैल्यू की, फिर लास्ट में पूछेंगे आई की वैल्यू क्या था। तो यार ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि पहले तो प्लस करा, फिर है ना पहले आई की वैल्यू में मेमोरी में प्लस करोगे, फिर उसको बिट में रिप्रेजेंट करोगे, फिर उसको ए पे प्लस करोगे, फिर दोनों का और करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो कैसे स्टोर हो रहा है, वो कहीं पे स्टोर होगा। फिर ये सब है ना कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें है ना वो देते हैं इंटरव्यू में, MCQ के पेपर में। सर ये सब को ना थोड़ा अच्छे से कर लेना, ये सब कंफ्यूज करती है। हाँ मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मतलब ये 3 4 बार तुम एग्जाम्पल्स करोगे ना, सब प्रैक्टिस होगा। ऐसे एकदम से मैं भी बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, तो मुझे एकदम से प्रैक्टिस में नहीं था। जैसे मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, तो तुम देखना एक बार है ना, तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पूरा देखना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना एक बार है ना, कमेंट्स में बता देना सारे। अगर इफ एल्स की बात कर लेते हैं अपन, इफ एल्स क्या होता है, ये बेसिकली ना कंडीशंस होती है। तो जैसे मैंने लिखा, वो भी मैंने तुमको एक फ्लो चार्ट में दिखाया था ना, ऐसे डायग्राम से बॉक्स को ना यस करने पे कुछ कुछ तो होता है, और नो करने पे कुछ कुछ तो होता है।
तो यार ये बेसिकली ना ये कंडीशन चेक कर रहा है कि जिसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको कंडीशन चेक कर रहा है, उसके बेसिस पे यस दे रहा है या फिर उसके बेसिस पे नो दे रहा है। तो बेसिकली यही कंडीशन चेक करने के लिए अपन इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं लिखूंगा इफ ए ग्रेटर देन बी, सी आउट कुछ कुछ, एल्स सी आउट कुछ कुछ। समझ में आ रहा है तुमको? तो मैं इन दोनों पे कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन किस किस बेसिस पे लगा रहा हूँ? ये अपने ऑपरेटर अपन ने जो पढ़े थे ना, हाँ हाँ भाई ये जितने भी ऑपरेटर पढ़े थे ना अपन ने, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गए, ये बेसिकली इनके बेसिस पे ना कंडीशंस लगेगी। तो इनके बेसिस पे कंडीशन लगेगी, इनके बेसिस पे कंडीशन लगेगी और इफ एल्स की कंडीशन चेक होगी। मैं तुमको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। नई फाइल बना लेते हैं, बहुत देर हो गई। ठीक है, बेसिकली कोड स्निपेट है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इफ एल्स। तो ऐसे मैंने लिया इंट ए इज इक्वल्स टू 9, फिर मैंने ले लिया इंट बी इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इफ ए ग्रेटर देन बी, सी आउट ए बड़ा है, एल एल्स, मैं सी आउट कर रहा हूँ, बी बड़ा है, फिर से एल। ठीक है, तो ये कोड है, अब देखते हैं, तो चला के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आ रहा है भाई ए बड़ा है, क्योंकि ए बड़ा भी है, क्योंकि 9 आ रहा है। अब मान लो ए भी अगर मैं 8 कर दूँ, तो अब क्या आंसर आना चाहिए? अब आ रहा है बी बड़ा है, लेकिन यार यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर है। तो उसको हैंडल करने के लिए आपने एक्सप्लिसिटली कोड ही नहीं लिखा, आपका कोड केवल ये बताता है कि दोनों में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो उसके लिए अपने को है ना, अगर अपने को मल्टीपल कंडीशन एक ही ब्लॉक में डालते हैं, तो उसके लिए अपन इफ एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं। एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए, यहाँ अपन लिख देंगे और इसको अपन कर देंगे इक्वल है। तो ये मैं कर देते हैं यार, क्या जा रहा है। ठीक है, अब दोनों सेम में आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू 10 है। तो मैंने बेसिकली बोला ये है कि अगर ए की वैल्यू बड़ी हो तो भाई ए बड़ा है प्रिंट कर दे, अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो बी बड़ा है प्रिंट कर दे। अगर ये दोनों कंडीशन ही नहीं चली तो बस अब यही चलाना है और कुछ भी बचा नहीं है, तो दोनों सेम ही होगी, है ना। ये बेसिकली मेरा कोड है। तो इसको एक बार ले चलते हैं स्क्रीन पर। तो मैंने मेमोरी में असाइन किया ए की वैल्यू को 8 और मेमोरी में असाइन किया बी की वैल्यू को 8। ठीक है, तो अब मेमोरी में ना यहाँ पे चेकिंग हो रही है, ऑपरेटर अपन ने पढ़ लिए हैं तो उनको पता ही क्या है सब है। तो अगर ए की वैल्यू बड़ी होती तो पहले ये प्रिंट हो जाता, अगर मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 होती तो ये वाला प्रिंट हो जाता। अगर यहाँ पे अगर ये कंडीशन चेक नहीं हुई तो फिर है ना कंपाइलर इधर आएगा, वो चेक करेगा क्या बी की वैल्यू बड़ी है, नहीं यार बी की वैल्यू बड़ी नहीं है, तो फिर कंपाइलर इधर आएगा, ये सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर लाइन्स वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, इधर आएगा। अब यार कुछ बचा ही नहीं है तो हमारे पास ये सब एग्जीक्यूट नहीं, कुछ तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा वो। इसका मतलब दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? तो मैं ये कोड ऐसे काम कर रहा है। तो अपन मल्टीपल है ना एल्स इफ कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन इफ कंडीशन एक ही होगी पूरे कोड में, एल्स कंडीशन एक ही होगी। मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन हो सकती है, 4 5 10 20 16, तुम्हारी जितनी मर्जी तुम डाल सकते हो, है ना। और इफ के अंदर भी इफ डाल सकती है, जैसे इफ लिखा, कुछ कंडीशन लिखी, कोड लिखा, इफ के अंदर इफ फिर इफ। सब एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, मैं लिखूँ इफ,
ये बेसिकली आ जाएगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये यार मल्टीलाइन कमेंट होता है, स्लैश स्टार में बेसिकली इसके नीचे जितनी भी लाइन लिखूंगा ना सारी कमेंट जाएगी, ये समझ रहे हैं वो। और जो मैं अगर फॉरवर्ड स्लैश करूँगा जैसे नीचे लिख रखा है वो होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक और इफ कंडीशन डालते हैं। ठीक है, इफ ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, बेसिकली कोई सेंस बनता नहीं है इसका। बेसिकली इसको है ना ऐसे कर लेते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू आई। मैं शायद तुमको कैरेक्टर वेरिएबल के नेमिंग रूल्स पढ़ाए नहीं है ना, अभी मैं तुमको एक बार बता देता हूँ। इनके नेमिंग रूल्स भी तो जब अपन लिख रहे हैं ना ए बी सी, इनके कुछ इनको है ना अपन एक फॉर्मेट होता है उन्हीं में नेम कर सकते हैं। मतलब बताता हूँ तुमको थोड़ी देर में, बताता हूँ। इफ सी इक्वल टू आई, सी आउट, सब सही है। बेसिकली अगर अपने को इफ के नीचे एक ही लाइन लिखनी होती है तो अपन बिना ब्लॉक बनाए भी अपन एंटर देके लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लाइन लिखनी है तो वो नहीं लिख सकते अपन, है ना। तो इसमें अपन डाल देंगे ठीक है। तो ये कुछ कोड है, अगर इस आप केवल इफ लिख के भी छोड़ सकते हैं, अगर एल्स देना नहीं देना वो तुम्हारी इच्छा है। अगर मैं इफ यहाँ पे इफ दे के छोड़ दूंगा ना, तो अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूटेबल होगी तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो है ना इसके बाद ही ब्लॉक बन जाएगा और नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, पर मैं एल्स डाल देता हूँ तो तुमको समझ में आ जाए। मैं एल्स के अंदर भी इफ एल्स कंडीशन दे सकता हूँ। इफ सी मान लो इक्वल टू ए होता, क्यू होता मान लो, तो मैं लिखता सी आउट एल्स में हूँ। सिर्फ फर्जी एग्जांपल बन रहे हैं सारे, पर ठीक है जो भी हुआ चला लेंगे। अब यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन जैसे छोड़ देता हूँ मान लो। ठीक है, तो अभी क्या प्रिंट करना चाहिए, अभी अभी ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू भी 8 है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। यहाँ पे सी की वैल्यू आई है तो ये कंडीशन भी चल जाएगी, तो ये प्रिंट होना चाहिए। करा के देख लेते हैं एक बार, और इसको क्लियर भी कर देते हैं पहले। सब सही है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आई की वैल्यू आई को हटा के इधर कुछ और कर दूँ, वाई कर दूँ जैसे मान लो, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, ये चलना चाहिए और ये चलना चाहिए इस बार, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर अब मैं क्या करूँ, ए की वैल्यू को चेंज करके कर दूँ, मान लो 9 कर दिया, बी की वैल्यू 9 कर दी। ठीक है, और आई की वैल्यू मैंने सी की वैल्यू मैंने क्यू कर दी। ठीक है, तो अब क्या चलना चाहिए, तो अब एल्स वाला ब्लॉक चलना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है और सी की वैल्यू क्यू है, तो ये वाला एक ब्लॉक भी चलना चाहिए। तो ये ब्लॉक चल रहा है, एल्स में हूँ। अब मान लो सी की वैल्यू मैंने क्यू की जगह कर दी टी, जो कि कोड में कहीं लिखा हुआ ही नहीं इसका लॉजिक। ठीक है, तो अब क्या चलना चाहिए, अब कुछ भी नहीं चला है। मतलब वो कंपाइलर यहाँ पे आया होगा, उसने ही चेक किया होगा, नहीं चला होगा क्योंकि सी की वैल्यू टी है, तो अब एग्जीक्यूट हो गया होगा, तो बंद हो गया होगा। ठीक है, ऐसा ये कोड चल रहा है। पर अब बच रहा है स्विच केस। स्विच केस देख लेते हैं कि स्विच केस क्या होता है। तो बेसिकली स्विच केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अपना इस वजह से मान लो अपन इस बार है ना इनपुट लेता है, बहुत देर से अपन ने ना यूजर से इनपुट भी नहीं लिया। जैसे मान लो ये अपन ए की वैल्यू ना रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेंगे अभी, है ना। जैसे मान लो वेरिएबल है मेरे पास ए, ठीक है, मैं ए पे स्विच लगा दूंगा। मतलब बेसिकली ए की वैल्यू कुछ ए की वैल्यू ये हो तो ये करो, ए की वैल्यू ये हो तो ये करो, ए की वैल्यू ये हो तो ये करो। मतलब बेसिकली जो इफ एल्स थी ना वैसा ही था, बस इफ एल्स में ना अपन क्या लगा देते, इफ की कंडीशन ये कंडीशन हो तो ये एग्जीक्यूट करो, एल्स इफ ये कंडीशन हो तो ये एग्जीक्यूट हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो तो एल्स कर दो। वैसे ही यहाँ पे भी ना इफ की जैसे ही है कि पर ना इफ में तो अपन मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ लगा देते हैं, यहाँ पे किसी एक वेरिएबल पे अपन है ना लगाते हैं। मैं तुमको कोड में समझाता हूँ, मैंने कोड पहले से तुम्हारे लिख लिया है। तो जैसे ये कोड है,
तो मैं ए है, तो मैं ए की वैल्यू प्रिंट इधर सी इन करके यूजर से इनपुट लेता है, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। तो मैंने लिखा सी आउट एंटर नंबर और है ना सी इन ए। अब मैं स्विच लगा दिया ए पे। तो केस वन, यहाँ पे केस की जगह तुम कोई स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर फ्लोट डबल कुछ भी दे सकते हो। मैं इंटीजर लिया है तो मैंने यहाँ पे सारे इंटीजर लिए हैं। केस वन मतलब केस ये वन वो नहीं है, केस वन केस टू। केस मतलब ए की वैल्यू वन हो तो ये करो, ए की वैल्यू टू हो तो ये करो, ए की वैल्यू थ्री हो तो ये करो, ए की वैल्यू फोर हो तो ये करो, और ए की वैल्यू फाइव मतलब ए की वैल्यू कुछ और वो फोर के अलावा तो ये करो। मतलब बेसिकली इफ एल्स वाला केस। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ तुम्हारे को। हाँ, इस सेलेक्ट करके बेसिकली जब मैंने फोकस सेलेक्ट करके रन किया ना तो ये एरर आई है। ये सेलेक्ट करके रन पूरा वो कोड रनर बिल्कुल फिर सेलेक्टर वाला पार्ट रन करता है। जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊं कि अगर ये मैं पूरा करके सेलेक्ट करके रन करूँगा तो ये कोड चलेगा, समझ लो। अगर मैं एक बिल्कुल एक छोटे पार्ट को रन करके चल करूँगा तो ये कोड नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। पावर सेलेक्ट हो गया, फिर कोई एरर आ गया इस वाले पार्ट में, केस वन क्या है आई डिफाइन नहीं है। तो सेलेक्ट करके रन मत किया करो। तो ये आया एंटर नंबर, जैसे मैंने मान लो वन लिखा तो एक है भाई। अगर मैं मान लो फोर लिखूँ तो ये फोर। तो मैं मान लो फोर के अलावा एट लिख दिया तो ये कुछ नहीं है। समझो ऐसे हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारा कोड काम कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। तो अब यार अपन है ना इसके बाद अपन टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं, जो अपने ऊपर एक ऑपरेटर छोड़ दिया था टर्नरी ऑपरेटर। फिर जो अपन लिख रहे हैं ना ए ग्रेटर देन बी, फिर ये करो, अगर नहीं है तो फिर ये करो। इस बार अपन एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो इस कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो ए इज टू टू था, बी इज टू थ्री था, तो अपन पहले तो ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे, फिर बोलेंगे क्या ये कंडीशन सही है, अगर सही है तो ये करो, और अगर गलत है तो ये करो। ये बेसिकली इसका सिंटैक्स होता है। तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं कि कोड में कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको। तो मैं यहीं पे अलग से नहीं तो यहीं पे लिख देता हूँ, इंट ए इज इक्वल्स टू अपना एट, इंट बी इज इक्वल्स टू सेवन। अब अपना टर्नरी ऑपरेटर का आएगा तो इसको ये तो स्टोर कराना पड़ेगा ना। फिर बेसिकली ऐसे, जैसे मैंने लिया ए इज टू एट, बी इज टू सेवन, फिर मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। अगर है तो ए शो करा दो, और अगर नहीं है तो बी शो करा दो। मतलब सी में या तो ए की वैल्यू आएगी या बी की वैल्यू आएगी, वो कैसे डिसाइड होगा इस कंडीशन पे। अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए की वैल्यू सी में स्टोर हो जाएगी, नहीं तो फिर बी की वैल्यू सी में स्टोर होगी। चलो रन करके देखते हैं। तो आंसर आ रहा है एट, आंसर आ रहा है एट, क्योंकि क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी थी ना तो ए स्टोर हो गया। अब मान लो यहाँ पे है ना 74 होता तो आंसर आता बी, जो कि 74 है ये। तो यार अब अपन बात करेंगे लूप की कि लूप्स क्या होता है। अब जैसे यार है ना मुझे मान लो वन से लेके फाइव तक नंबर प्रिंट कराना है, तो तुम क्या बोलोगे यार बहुत इसी आसान है, सी आउट में ना एक बार वन डाल देंगे, एक बार टू डाल देंगे, एक बार थ्री डाल देंगे, ऐसे करके फाइव डाल देंगे। मैं बोलूँ यार चलो ठीक है तो कर लिया। मैं बोलूँ आपको यार वन से लेके 100 तक कराओ, तो आप क्या करोगे, बोलोगे यार ठीक है, बहुत सारा कोड 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे, जिसमें सी आउट करोगे एक बार वन को, एक बार टू को, ऐसे करके 100 को। मैं बोलूँगा यार तुमको मैं वन से लेके एन तक दे रहा हूँ, यूजर इनपुट है एन, रन टाइम पता चलेगा, तो तुम कैसे करोगे। तो फिर तुम कितने एन की लाइन कोड लिखोगे। तो यार इसके लिए अपन है ना इसको ऑटोमेट करने के लिए अपन लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स बेसिकली क्या होता है, जैसे अपन ने एन लिख रहे हैं ना, तो लूप्स है ना जो भी अपन गिवन वैल्यू देंगे वहाँ से लेके एन तक अपना लूप चलेगा, और फिर वो उसके अंदर अपन कोड करेंगे। तो जैसे मैं तुमको बताता हूँ, तीन टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल। एक और होता है फॉर ईच लूप। ये बेसिकली है ना अभी अपन जब आगे पेयर मैप वगैरह ये सब पढ़ेंगे ना तब अपन इसको इस्तेमाल लेंगे। ये कोई वैसे कोड टाइप नहीं होता लूप का कि होता है, पर
मतलब बेसिकली अपन आगे पढ़ेंगे, तो मैं तुमको बस जस्ट रेफरेंस से बता रहा हूँ कि एक और लूप का टाइप होता है फॉर ईच लूप। ये अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। तो पहले अपन फॉर लूप देख लेते हैं कि फॉर लूप क्या है। तो मैं लिखा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। अब इसे सी आउट ही करा लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई एक वेरिएबल बना लो मेमोरी में आई, मान लो बना लिया आई, उसकी वैल्यू है 1, उसकी वैल्यू 1। अब है ना उसको अब उसको है ना एक प्लस प्लस करते हैं लूप में चलाते जाओ। चलो आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, लूप के अंदर आओ, पहले आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, तो आउटपुट स्क्रीन पे पहले 1 प्रिंट कराओ, ठीक है। अब है ना आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, तो काट के इसको 2 कर दो, और चेक करो कि क्या 2 है ना 5 से छोटा है या इक्वल टू है। हाँ 2 5 छोटा इक्वल टू है, तो 2 को भी प्रिंट करा दो, 2 भी प्रिंट हो गया। ये नेक्स्ट लाइन में होगा, ठीक है ना। अब 2 को काट के 3 कर दो, आई की वैल्यू प्लस प्लस करनी है ना, तो आई की वैल्यू प्लस प्लस करके फिर कंडीशन चेक होगी क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो अब 3 भी प्रिंट करा दो स्क्रीन पे, फिर इसको काट के 4 प्लस प्लस हो गया। तो फिर है ना चेक होगा कंडीशन क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर काट के 5। अब 5 के लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 काट के 6 6। लेकिन अब इस बार कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये ना लूप ब्रेक हो जाएगा, ये अंदर वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मतलब मतलब अगर मैं तुमको समझाऊँ, तो कंपाइलर यहाँ आया, उसने देखा आई की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 1 से उसने लूप चालू किया, 1 के लिए ना वो लाइन एग्जीक्यूट करने गया, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रही, वैल्यू थी 1, उसने चेक करा कि 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो उसने वैल्यू वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। अब है ना अगले आइट्रेशन में जब है ना लूप बाहर निकालने की कोशिश करा, तो फिर उसने देखा कि आई की वैल्यू प्लस प्लस कर, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। अब उसने देखा कि क्या कंडीशन के लिए अभी भी ट्रू है, तो 2 थी तो वैल्यू ट्रू था, तो उसके लिए प्रिंट कर दी, फिर 3 हो गया वैल्यू, फिर 3 के लिए कंडीशन चेक हुई क्या ट्रू है, तो उसने वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है, ऐसे वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर 3 के लिए फिर 4 हो गई, फिर 4 के लिए चेक होगी क्या सही है, अगर सही है तो उसको प्रिंट कर दो, तो ऐसे प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे करके के लिए 5 के लिए, लेकिन जब 5 की होती 6 वैल्यू हो गई, तो जब 6 के लिए चेक करने गया, तो ना तो वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो मतलब अंदर वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोड यहाँ से एग्जीक्यूट कर जाएगा, कंपाइलर यहाँ से एग्जीक्यूट कर जाएगा, यहाँ से घुसा 5 बार रन होगा 1 से लेकर 5 तक, और उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। अब ये तो हो गया फॉर लूप का सिंटेक्स। पहले इसको कोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर मैं तो बताऊँ सिंटेक्स ऐसा होता है इसका, ये ये होता है, तो अपन जैसे देंगे इंट, है ना, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, तो अपन ना काउंट में जैसे मान लिया यहाँ पे हमने डाल दिया 6 डाल दिया, आई की वैल्यू प्लस प्लस। अब इस तरह हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट वैल्यू ऑफ आई एंड एल, ठीक है। और इसको रन करा के देखते हैं कि यार आउटपुट क्या आएगा। यार ये 0 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा है, 0 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने आई को 0 से स्टार्ट किया था, फिर अपन प्लस प्लस करते रहेगा, कब तक, जब तक आई की वैल्यू है ना 6 से छोटी है, तब तक आई की वैल्यू प्लस प्लस करता है, तब तक वो लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 के लिए चला, 4 के लिए, वैसे 4 तक चला, फिर 5 के लिए भी चला, लेकिन जैसे वैल्यू 6 हुई, तो है ना 6 से छोटी तक की वैल्यू के लिए चलता, 6 के लिए अगर इक्वल के लिए चलाना तो यहाँ पे इक्वल लिखना पड़ेगा, तो अब है ना ये वैल्यू इक्वल के लिए भी चलेगी। तो अब यहाँ पे ना जैसे 0 से लेकर 6 तक चली, लेकिन जैसे वैल्यू 7 हुई ना, तो 7 के लिए एग्जिट कर गई लूप। तुमको समझ में आ रहा है। ऐसे यार मैं ना इसको सेम को ना वाइल लूप में लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, अगर 0 से स्टार्ट करना है या तो मैं जहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हारी मर्जी, तो मैं लिखूंगा वाइल। वाइल लूप का सिंटेक्स ऐसा होता है कि पहले कंडीशन फिर कोड, ठीक है, कंडीशन और फिर कोड। तो यहाँ पे लिखूंगा आई लेस देन, जैसे मान लो ऊपर क्या लिखा है 6 ले रखा है, लेस देन इक्वल टू 6 ले रखा है, तो लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। अभी मैं कोड पे आऊँगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट आई एंड एल, और इसको मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस। तो ये बेसिकली है ना आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, कब तक, जब तक वैल्यू है ना 6 से इक्वल या 6 से छोटी है, तब तक चलता रहेगा लूप।
और वैल्यू प्रिंट कर देगा, और जैसे वैल्यू प्रिंट कर देगा उसके बाद आई की वैल्यू को +1 कर देगा, फिर वापस लूप चलेगा। तो इसमें तो सब दिखाता हूँ, एक सेकंड, सेलेक्ट करके रन कर दिया फिर से। देखो 0 से लेकर 6 तक वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो इस वाले लूप में मैं समझता है कि ये कर क्या रहा है। यार इसने ना मेमोरी में एक डब्बा बनाया आई इक्वल टू 0 करके, ठीक है। अब है ना उसने बोला कि आई की वैल्यू जब तक 6 से छोटी है तब तक भाई मैं चलूंगा, तब तक कुछ भी कर ले मेरे साथ। तो है ना आई की वैल्यू 0 पहले स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू को +1 कर दिया, फिर कंडीशन चेक करी सही थी तो फिर 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया, फिर 2 को 3 कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया, फिर 3 को 4 कर दिया, फिर वैल्यू को प्रिंट कर दिया, फिर 4 को 5 कर दिया, फिर वैल्यू को प्रिंट कर दिया, फिर 5 को 6 कर दिया, फिर वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब है ना 6 इक्वल टू 6 तक लूप चला, लेकिन जैसे इसने वैल्यू को 7 किया और फिर जब ये कंडीशन चेक करने यहाँ पे आएगा तो ये बोलेगा यार कि अब तू नहीं चल सकता, अब तू एग्जिट हो जा, तो यहाँ से कंपाइलर एग्जिट हो जाएगा। तो ये कोड ऐसे चल रहा है। तो अब बचा एक लूप और डू वाइल। आई को मैंने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है। डू वाइल का लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है कि पहले ये कर और फिर कंडीशन चेक कर। फॉर लूप में तो अपन ने क्या किया, साथ में कंडीशन वगैरह सब चेक करते चल रहे थे, है ना। इसमें है ना अपन ने कंडीशन चेक करी फिर बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसमें अपन बोल रहे हैं कि पहले तू कुछ कर ले फिर कंडीशन चेक करना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसमें लिखा मैंने सी आउट आई हैंडल, ठीक है। अब मैं कंडीशन चेक करूँगा कि क्या वैल्यू आई से ऐसा, चलो चलो कुछ तो गड़बड़ हो गया। अ, अच्छा आई++ नहीं कर रहे अपन, अपन आई++ नहीं कर रहे तो हमेशा 0 के लिए कंडीशन ट्रू रहेगी, तो इनफाइनाइट लूप रन, इनफाइनाइट लूप चल गया था, तो ये कंडीशन हमेशा है ना हमेशा ट्रू रह रही है। तो इसलिए इनफाइनाइट लूप यहाँ पे चल गया था, तो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। तो अब यार ये 0 से लेकर 6 तक प्रिंट कर रहा है, तो इसने पहले 0 की वैल्यू उसको प्रिंट कराया, फिर वैल्यू प्लस कर गई तो 1, फिर 1 के लिए कंडीशन चेक हुई, ठीक है ना। लेकिन 0 के लिए कंडीशन चेक नहीं हुई। यहाँ पे एक चीज़ है समझने की, आई है ना मेमोरी में ना 0 था आई, जब है ना उधर आया तो पहले वैल्यू प्रिंट कराई इसने 0, फिर आई की वैल्यू को +1 किया, फिर है ना आई की वैल्यू को चेक किया तो फिर 1 किया, ऐसे करके ना इसने 4 तक प्रिंट कराया, 5 भी प्रिंट कराया, 6 भी प्रिंट कराया। लेकिन 6 की वजह से इसने वैल्यू 7 कर दी, तो फिर उसने देखा कि यार अब तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन ये याद रखो कि 0 हमेशा एक बार तो ये लूप चला ही चला, ये कंडीशन पहले से चेक नहीं करी उसने, कोई भी आई की वैल्यू हो। अगर आई की वैल्यू लेट से यहाँ पे है ना जैसे मान लो यहाँ पे 10 भी होती है, मान लो 10 होती, ठीक है, तो भी है ना 10 प्रिंट होता। ये देखो यार 10 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू कुछ 10 थी, उसने पहले कोई कंडीशन चेक नहीं करी, उसने वैल्यू प्रिंट करी फिर इंक्रीमेंट करा, अब 11 हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई। पहले कंडीशन चेक नहीं करता डू वाइल लूप, इसलिए कहते हैं कि अगर तुमको लूप को एक बार तो चलाना ही चलाना है, चाहे तुम्हारी कंडीशन चेक हो ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि लूप एक बार चले, तो तुम हमेशा डू वाइल लूप यूज करोगे, ठीक है। जब तुमको है ना 2 पॉइंटर अप्रोच बेसिकली मतलब है ना 2-3 पॉइंटर चाहिए तो तुम फॉर लूप टाइप यूज करोगे, जब तुमको कंडीशंस मैच करानी तो ऐसे ये वाइल लूप वगैरह ये सब यूज करते हो। तो ये सब बेसिकली है ना प्रैक्टिस जैसे जैसे तुम करोगे ना वैसे वैसे तुमको समझ में आएंगे लूप्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये है ना लूप्स का था। बेसिकली वो बहुत देर से एक चीज़ छुट्टी हुई है, वो देख लेते हैं अपन कि नेमिंग रूल्स क्या क्या होते हैं। तो मैं अगर तुमको इसी में दिखाना चाहूँ तो जैसे है ना मैंने लिखा इंट ए, तो इसमें ये है ना ऐसे इंट ए मैंने लिखा तो इसमें कोई एरर दे रहा नहीं है, तो ऊपर तुम देख सकते हो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे लिखूँ इंट 5a, तो ये यार अभी भी एरर दे रहा है, क्योंकि है ना इसको है ना ऐसे अपन नहीं इनिशियलाइज करते, आइडेंटिफायर मतलब कीवर्ड या वेरिएबल इनको इनिशियलाइज करने का तरीका ये नहीं होता। अगर मैं इधर ही लिखता _a, तो यार तुम देख रहे हो अब कोई एरर नहीं दे रहा। या फिर मैं अगर लिखूँ _a23, तो भी कोई एरर नहीं आएगी। अगर मैं लिखूँ कोई स्पेशल सिंबल, जैसे मान लो इंट #a, तो ये एरर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपन है ना कोई भी स्पेशल सिंबल से या फिर स्टार्टिंग में स्पेशल सिंबल से या फिर स्टार्टिंग में किसी नंबर से
अपन इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं तुमको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अ, इस स्टार्टिंग में ए से जेड तक कोई भी नंबर हो सकता है, कैपिटल स्मॉल। जो डूज है ना वो बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में अंडर स्कोर हो सकता है, इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, और है ना ए से जेड के बाद, ए से जेड के बाद, या फिर है ना ए से जेड के बाद कोई नंबर हो सकता है, या अंडर स्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई और नहीं। मतलब तुम है ना कैपिटल ए से, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल अल्फ़ाबेट, या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट से तुम है ना इनिशियलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो, अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, इन दोनों से तुम स्टार्ट कर सकते हो। और है ना बीच में, या फिर है ना कहीं बीच में तुम लास्ट, मतलब बीच में और लास्ट में एक स्टार्टिंग से आगे तुम है ना नंबर यूज़ कर सकते हो, नंबर यूज़ कर सकते हो। लेकिन नंबर से तुम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये सब तो नेमिंग रूल से याद करना। और ना बेसिकली ना नेम वैसे रखा होगा जो है ना अब पढ़ने में तुमको पता चल जाता है कि ये वेरिएबल कर क्या रहा है। जैसे मान लो मैं किस चीज़ में काउंट कर रहा हूँ तो मैं उसको काउंट रखूंगा, मैं सी नहीं रखूंगा उसको। मैं अगर काउंट कर रहा हूँ तो सी रखूंगा, अगर मैं है ना दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो उसको ऐड रखूंगा, सम रखूंगा, है ना, ऐसा कुछ रखूंगा मैं। या एस या ए या बी ऐसा नहीं रखूंगा। दूसरे को समझ में आना चाहिए कि तुमने क्यों रखा है। तो नेमिंग कन्वेंशन वैसे लेके चला करो, ठीक है। तो अब यार बस एक लास्ट टॉपिक बच रहा है कि जो फंक्शंस बच रहे हैं अपने, कि फंक्शंस क्या होते हैं, बस फंक्शंस बच रहे हैं अपने। तो उसको भी एक देख लेते हैं। तो यार फंक्शंस में मैं तुमको है ना पहले बताता हूँ कि फंक्शंस की यूज़ क्या है। जैसे मान लो तुमको है ना एक बहुत बड़ा कोड है, उसमें ना तुमको 1000 लाइन का कोड है मान लो। उसमें से है ना तुमको है ना 50-60 बार है ना किसी दो नंबर को एडिशन करना है। दो नंबर का एडिशन करना है 1000 लाइन के कोड में 50-60 बार। तो यार तुम है ना बार बार ए प्लस बी कहाँ कितनी बार लिखोगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। या फिर ना किसी दो नंबर पे मतलब दो अलग अलग वेरिएबल है, तुमको बार बार उनको ऐड करना है। तो आगे जैसे मान लो 50 लाइन में तुमको ए प्लस बी करना है, 90 वाली लाइन में तुमको है ना सी प्लस डी करना है। तो तुम ऐसे कितनी बार लिखते रहोगे बार बार, तो ये वेस्ट होता है। तो है ना बार बार एक ही चीज़ को, या फिर एक पीस ऑफ कोड को बार बार यूज़ करना होता है ना, तब अपन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। बेसिकली है ना ये जो अपना बड़ा सा कोड है ना, इसमें ना जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है ना, उस उन लाइन के कोड को अपन एक फंक्शन बना के यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, और कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना उनको वहाँ पे अपन यूज़ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं मैं तुमको बताता हूँ। ये वेक्टर क्या है कि अपन एरे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं लिखा इंट, इंट एडिशन, इंट ए, इंट बी। इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो जैसे अपन ने लिखा ए प्लस बी है ना, फिर ये अपन ने कर दिया सी। ठीक है। तो बेसिकली अब मैं इधर लिखूँ या तो एक्सप्लिसिटली बना दो या फिर फंक्शन के अंदर डाल दो सीधा। तो इंट सी इज इक्वल्स टू ए डबल डी एडिशन, ए डबल डी आई टी आई एडिशन ऑफ, मुझे 5 और 4 का एडिशन ला दो यार। और मैं यहाँ पे उसको प्रिंट भी करा लेता हूँ, सी आउट सी। ठीक है। इस कोड को चलाते हैं, क्या करता है ये? इसको सेव नहीं किया था ये। हाँ। तो इन सी अब ये नो 9 प्रिंट करके दे रहा है, 5 और 4 का सम प्रिंट करके दे रहा है अपने को, है ना। तो ये बेसिकली है ना इंटरनली काम कैसे कर रहा होगा, इसको देख लेते हैं एक बार। तो है ना मैंने बोला कि 5 और 4 को एडिशन करके, तो ये 5 है ना उठ के यहाँ चला गया होगा, और ये 4 सेम टाइम पे उठ के यहाँ चला गया होगा। मेमोरी में ना एक बन गया होगा ए इक्वल्स टू 5, और है ना बी इक्वल्स टू 4।
ऐसा मेमोरी ब्लॉक बन गया होगा, और है ना फिर एक मेमोरी में सी बना होगा जहाँ पे इन दोनों का स्टोर होगा 9, और फिर सी इसको है ना लेके यहाँ से चला गया होगा, और सी है ना सी को है ना लेके यहाँ पे आ गया होगा, जो सी के इसके अंदर स्टोर करा होगा। ये बेसिकली ऐसे काम कर रहा है। अब बेसिकली बताता हूँ उनको, ये होता है रिटर्न टाइप, ये होता है फंक्शन नेम, ये बेसिकली अपन पैरामीटर पास करते हैं, और ये बीच में कोड लिखते हैं अपन, ठीक है, वो कोड है, ये कोड है, ठीक है। तो जो रिटर्न टाइप होता है ना, कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा अपने को, जब अपन फंक्शन से एग्जिट होंगे तो ये फंक्शन क्या लेके जाएगा अपने मेन फंक्शन के पास, ये होता है रिटर्न का मतलब। अभी तुमको ध्यान हो तो मेन फंक्शन में अपन रिटर्न लिखते हैं, इसका मतलब तुमको आप समझ में आएगा कि अपन रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं। तो है ना अपन ये इंट लिखा, तो इंट ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना इस फंक्शन से लेके मेन फंक्शन के पास जाएगा, तो ये सी को लेके जा रहा है, सी इंटीजर टाइप है। और अगर मैंने यहाँ पे मैंने लिखा था फ्लोट, और अगर मैं इंट सी लिखा था तो यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, ये एरर दिखाता। या फिर हो सकता है कि अगर है ना किसी को टाइप पास करके ले जाए न्यूअर वर्जन में क्या होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू है ना लेके जाएगा यहाँ पे। अगर मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो मैं लिख दूंगा वॉइड, वॉइड लिख दूंगा मतलब नल, मतलब फिर मैं एडिशन वाला फंक्शन लिखूंगा तो ये मुझे रिटर्न लिखना नहीं पड़ेगा, तो मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा, कोई इंटीजर, कोई फ्लोट, कोई डबल वैल्यू, कोई कैरेक्टर वैल्यू, कोई स्ट्रिंग, कुछ रिटर्न कराएगा नहीं। अगर मैंने इंटीजर लिखा है तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न कराएगा, है ना। तो ये ऐसा होता है। फिर मैं तुमको यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि पास बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे तो ये तो एक्सप्लिसिटिटी दे दिया। अब अगर मैंने लिखा होता है यहाँ पे ए कॉमा बी, मान लो ए कॉमा बी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ना दो इंटीजर होते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 9, कॉमा डाल के देता हूँ, बी इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये होते हैं यहाँ पे। तो अब इसका आंसर अब ये इसका आंसर तुम्हें लग रहा होगा कि इसका सम आएगा, कि जो कि है ना 17, इसका आंसर इसका सम आएगा। लेकिन अपने को एक सेकंड, सर गलत हो गया। ये ना ये मेमोरी में कैसे काम हो रहा है मैं तुमको बताता हूँ। तो ए की वैल्यू के लिए मेमोरी बनी 9, बी के लिए बनी 8। तो है ना जब है ना ये ए और बी उठ के यहाँ पे गए ना, तो ये सेम मेमोरी नहीं गई, यहाँ पे दूसरी मेमोरी बनी है। मेमोरी में एक और बार ए बना जिसके अंदर 9 स्टोर हुआ, फिर एक और बार बी बना जिसके अंदर है ना 8 स्टोर हुआ, फिर इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन हुई जो सी बनी, सी, यहाँ पे जो सी बना ना वो सी, तो उसके अंदर है ना इनका सम 17 स्टोर हुआ। फिर उसके बाद है ना सी रिटर्न हो गया। जैसे ये फंक्शन है एंड हुआ ना, तो ये वाली मेमोरी, ये वाली मेमोरी सब मेमोरी में से डिलीट हो गया, सब कुछ मेमोरी से डिलीट हो गया। फिर यहाँ पे एक सी दोबारा बना जिसके अंदर वो जो फंक्शन लाया था ना सी, उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 17, जो 17 उठा के लाया था ना वो वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो गई, ठीक है। ऐसे करके कोड काम कर रहा है। मतलब मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि ये जो ए है ना और ये जो बी है, और ये बी, ये सेम नहीं है। चलो मैं तुमको देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ना ए की वैल्यू ए की जगह मैं लिख दूँ आई, और आई की वैल्यू इधर लिख दूँ जे, और मैं इधर भी आई जे करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा जे, तो भी यार ये सेम काम करेगा, देखना सेम 17 आ रहा है। तो इस बार क्या हुआ होगा कि यहाँ पे है ना सेम ए और बी के लिए तो मेमोरी बनी होगी जिसमें 8 और 9 स्टोर होगा, लेकिन जब ए की वैल्यू यहाँ पे उठ गई ना तो ये आई हो गया था। तो आई के लिए एक मेमोरी बनी होगी जिसके अंदर ए की वैल्यू कॉपी हो गई होगी जो कि 9 थी, और जे की एक मेमोरी बनी होगी जिसके अंदर ना बी की वैल्यू कॉपी हो गई थी जो कि 8 थी। फिर इन दोनों में जब एडिशन परफॉर्म हुआ तो सी दोबारा बना, उसके अंदर 17 स्टोर हुआ होगा, और फिर ये सी है ना यहाँ पे उठा होगा, और फिर इस नए वाले सी में स्टोर हो गया होगा जब तक ये वाला सी क्लियर हो चुका होगा, जैसे ये फंक्शन बंद हुआ। तो इससे हमें पता चला स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है, जब तक वो फंक्शन खुल रहा है ना तब तक ही उस वेरिएबल की इज्जत होती है, उसके बाद उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। इसका मतलब ये पता चल रहा है। तो मैं तुमको एक छोटी सी वो करके दिखाता हूँ। नई फाइल की बेसिकली शायद जरूरत है नहीं, इसी में कर लेते हैं। तो जैसे मैं लिखा इंट आई, ठीक है, मैंने इंट आई लिखा 2, ठीक है। मैंने ये बार कराया सी आउट आई, ठीक है, एंड ठीक है। फिर मैंने बनाया एक आई, फिर मैंने यहाँ लिखा सी आउट आई, दोबारा लिखा यहाँ पे एंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई प्लस प्लस मान लो, फिर मैंने कराया सी आउट आई एंड,
और फिर इस फंक्शन से बाहर निकल के मैंने ये कराया दोबारा। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ तो करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि अभी तुमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं तुमको बेसिकली स्कोप ऑफ वेरिएबल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो पहले के तो मेरा प्रिंट हुआ 2 इस स्टेटमेंट से, जो कि आई की वैल्यू 2 थी, प्रिंट हो गई, ठीक है। फिर ब्लॉक के अंदर वाले आई को प्रिंट किया तो भी 2 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, फिर 3 प्रिंट हुआ, और फिर 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, चलो इतना समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इंट आई इज इक्वल टू 9, तो अब क्या करना चाहिए? कायदे से तो है ना, अब क्या है कि मैंने जब इंट को एक बार इनिशियलाइज कर दिया और फिर दोबारा इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो एरर आनी चाहिए। दो बार एक ही वेरिएबल को एक ही सेम नेम से दो बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते अपन कोड में। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब यार यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, देखो। जब आई की वैल्यू 2 थी तो ये वैल्यू 2 हुई, ठीक है। जब फिर इस ब्लॉक के अंदर आया तो आई की वैल्यू इसी वाले के रेफरेंस कर रही है, ठीक है। जब लेकिन जब है ना मैंने दोबारा एक्सप्लिसिटली इस ब्लॉक के अंदर आई इनिशियलाइज कर दिया, तब आई के अंदर है ना इस ब्लॉक की आई की वैल्यू चेंज हो गई। अब है ना, लेकिन इस आई की वैल्यू की इज्जत है ना, जब तक ये ब्लॉक है ना तब तक ये इस बाहर वाले के लिए वापस से वैल्यू 2 हो गई। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो समझते हैं कि मेमोरी में चीज़ें कैसे चल रही होगी, भाई समझते हैं। जब मैंने लिखा आई इज बचो 2, तो आई बना होगा इसके अंदर 2 पड़ा होगा, फिर सी आउट हो गया होगा 2, ठीक है। फिर मैं ब्लॉक के अंदर क्या होगा, सी आउट हो गया होगा 2। लेकिन अब मैं इधर दोबारा आई बना रहा हूँ, इस ब्लॉक का आई, सिर्फ इस ब्लॉक का आई। जैसे ये आई है ना इस ब्लॉक का है ना, वैसे ये आई इस ब्लॉक का, तो दोबारा मेमोरी में आई बना होगा जिसकी वैल्यू होगी 9। फिर आई की वैल्यू इसके लिए प्लस प्लस होगी 10 हो गई होगी। फिर ये वाला वैल्यू हुई होगी 10। अब जैसे ये वैल्यू बंद हो गया ना, तो वैसे ही ये वाली आई की खत्म हो गई। अब इस इस आई के बनने के बाद इस वैल्यू के अंदर जितनी बार भी आई यूज करता तो वो इस वाली आई को रेफर कर रहा होता। अभी आई वाला खत्म हो गया तो आई किसको रेफर करेगा, इस वाले आई को। अब इस आई के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 2, तो इसका आंसर आया 2। तो इसलिए आ रहा है 2 2 10 2। इसका आंसर इसलिए 2 2 10 2 आ रहा है। समझ में आया कि मतलब स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। जब तक एक ब्लॉक बन रखा है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है ना, उनकी वैल्यू उनकी रिस्पेक्ट तब तक की जब तक उस ब्लॉक के अंदर, जैसे ब्लॉक खत्म हुआ वो सब डिलीट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही रिटर्न जीरो लिखते हैं ना मेन में, तो जो भी रिसोर्सेज है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मेन को असाइन हुए थे ना, जैसे अपन रिटर्न जीरो लिखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोड लिख रखा है। जैसे मेन में ना रिटर्न जीरो हो जाए ना, इसका मतलब इसने अपना सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कर दिया है, कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, कहीं पे कोई एरर नहीं आई है, तो है ना रिसोर्सेज वापस से फ्री अप कर लो। ये होता है इंटरनली है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेड। और जैसे है ना रिटर्न जीरो लिखा है ना, तो अभी जैसे वैल्यू जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को है ना जीरो मिलेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेगा ठीक है कहीं पे कोई एरर नहीं है, मेन ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया है। अब इसको जो भी है ना रिसोर्सेज एलोकेट होता है ना, रैम सीपीयू साइकिल्स वगैरह जो भी है ना प्रोसेसिंग के लिए थे, वो वापस से डीलोकेट हो जाएंगे इसको। तो ये होता है रिटर्न जीरो का मतलब। और ये होता है अपन मेन के अंदर रिटर्न जीरो लगाना इसलिए जरूरी होता है। वैसे तुम नहीं लिखोगे ना तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट है, डेवलपर्स को एक्सपेक्टली हैंडल कर देते हैं कि उनको पता है कि बच्चे ना रहेगा, वो लिखते लिखते नहीं है, तो वो हैंडल कर लेता है। जैसे ये वेरिएबल यहाँ से बंद होता है वो जैसे रिटर्न करे ना करके वो चल जाता है। अपने इसको वैसे अगर अपने इसको वॉइड बना देना, वॉइड, तो अब यहाँ पे एरर आ जाएगी रिटर्न में, देखो एरर आ गई, रिटर्न वैल्यू टाइप डज नॉट मैच विद द फंक्शन टाइप। भाई तुम वॉइड बना रहे हो और तुम रिटर्न करा रहे हो इंटीजर, अब तो यहाँ पे रिटर्न करा ही नहीं सकते कुछ भी, तो अब सी की वैल्यू प्रिंट करा गया, तो मैं यहीं पे सी आउट करा दूंगा सी की वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब ये सी की वैल्यू ना यहीं पे प्रिंट हो रही, सॉरी मतलब एडिशन वाला फंक्शन चालू नहीं था क्या? हाँ तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे भी अरे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एडिशन फंक्शन तो क्या है इंटीजर में स्टोर कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई रिटर्न कर ही नहीं रहा इंटीजर, तुम स्टोर क्या करा रहे हो? समझ में आ रहा है? इसको भी कमेंट कर देंगे। तो अब ये काम कैसे करेगा? तो यहीं पे मैं इसको सी आउट, इसको बस सीधा कॉल कर दूंगा, ADDITION एडिशन A, B, इसको मैं ना बस सीधा कॉल कर दूंगा है ना, तो ये बस है ना सीधा, तो यहाँ पे ना अभी है ना सीधा वैल्यू प्रिंट कराएगा सी की। अभी यहाँ पे रिटर्न जीरो वाले में क्या रहा है, अच्छा ठीक है। तो अभी है ना सीधा वैल्यू को प्रिंट करा देगा। ये देखो 17 प्रिंट हो रहा है, ये यहीं पे प्रिंट हो रही है, उसके बाद जा रहा है। अगर मैं तुमको बताऊँ तो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, अगर मैं स्क्रीन शॉट ले लूँ तो पूरा कर देता। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तुमको बताऊँगी कैसा हो रहा होगा। ये ए और बी के लिए कॉल गई यहाँ पे,
आई और जे मेरे मेमोरी में आई की वैल्यू में स्टोर हुआ 9 और जे की मेमोरी में स्टोर हुआ 8। ठीक है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हुई और यहीं पे सी को इसने सी आउट करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे, यहीं पे आउटपुट स्क्रीन में सी आउट प्रिंट करा दिया, लेटर 17 करा दिया। अब ये बंद गया और फिर यहाँ पे गया है, पहले प्रिंट कराया है। उस पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे आ रहा था वैल्यू लेके, फिर प्रिंट कराता है, यहाँ पे वैल्यू लेके आया, फिर सी के ओपन प्रिंट करा देते, यहाँ पे पहले प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे ये ऐसे काम हो रहे थे। तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई लूप में हर आइटरेशन कैसे काम कर रही है, फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, इफेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके अपन है ना आगे कोडिंग करने वाले हैं। तो यार अब तुम्हारे पास है ना सारे बेसिक्स, मैंने बेसिकली ना इस वीडियो का मोटिव ये था, मतलब जो फ्रेशर से स्टार्ट कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, उनको है ना पता चल जाए कि है ना हम इन चीज़ों का आगे यूज़ करने वाले हैं, उनको पता ही ना हो कि ये क्या होता है। मैं जानता हूँ कि यार ये फॉर लूप जितने मैंने बताए इतने सफिशिएंट नहीं है कि लूप में आइटरेशन कैसे सीखना होता है, 1 to 1 ये बेसिकली सफिशिएंट नहीं है कि है ना जिससे तुमको पता चल जाए कि लूप कैसे वर्किंग कर रहे हैं। इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न सॉल्व करने के होते हैं, तो तुम है ना पैटर्न्स बना बना के देखो फॉर लूप से। फंक्शंस का तो बेसिकली ना इतना ही था कि तुमको पता चला फंक्शन के अंदर कोड अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली इतना ही था कि रिटर्न टाइम क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है और रिटर्न क्या करना होता है। और है ना बेसिकली कोड तो है ना अलग अलग चेंज होते रहते हैं। इफ एल्स का ऐसा है, कंडीशंस होती है, कंडीशंस के अलग अलग कंडीशंस होती है, उसके बेसिस पर अपन कोड से कुछ ना कुछ करवा रहे होते हैं। और उसके अलावा है ना स्विच केस अपन जितना जनरली यूज़ करते नहीं है। स्विच केस का मैं बोलूँगा तुमको यार ये मंथ टू डे नेम जो चीज़ है ना, ये तुम खुद से होमवर्क एज होमवर्क ले लो। जैसे मान लो मैं 1 दूंगा तो जनवरी प्रिंट होना चाहिए, 2 दूंगा तो फरवरी होना चाहिए। बेसिकली अब यार ये कोई बेकार की चीज़ नहीं है। जैसे पाइथन में हम डेटा एनालिसिस करते हैं, जैसे टाइम सीरीज का कोई डेटा होता है, तो उसमें हमको मंथ एक्सपेक्ट करना होता है, डे नेम एक्सपेक्ट करना होता है, वहाँ पे ना प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, 2 मंथ हो गया, 2 डे नेम हो गया। तो उनकी इंटरनली यही सब छोटी छोटी चीज़ें ना इंप्लीमेंट हुई भी होती है। तो जब पता होता है कि हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसके इंप्लीमेंट में यही चीज़ें हो रही है, तो एक होता है कि हाँ भाई थोड़ा प्रोग्रामर वाली वाइब आती है। तो ये तुम खुद से करके देखना स्विच केस वाला। इफ एल्स तो ये हो ही गया। उसके अलावा अपन ने क्या किया है, ठीक है, उसके बाद अपन ने वाला बस वेरिएबल वगैरह और सारे ऑपरेटर देखे अपन ने, बिटवाइज वगैरह ऑपरेटर देखे हैं, सारे ऑपरेटर देखे हैं, अपने नेमिंग रूल्स देख लिए, कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, फ्लो चार्ट देखा है, सूडो कोड देखा है। तो यार अब है ना तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। एक तुम्हारा फॉर ईच लूप बच गया, एक तुम्हारे ना कंपैरेटर फंक्शंस क्या होता है वो बताइए। मैं तुमको ना कंपैरेटर फंक्शन सॉर्टिंग के साथ पढ़ाऊंगा, जब तुमको सॉर्टिंग पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में कंपैरेटर फंक्शंस क्या होता है मैं तुमको उस टाइम कराऊंगा। ठीक है, फॉर ईच लूप है ना बहुत ईजी है। बेसिकली जहाँ भी शायद अपने को ना रिकर्जन में पड़ेगी या फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको उसी वक्त करा दूंगा, बहुत ईजी है बेसिकली, इतना कोई हार्ड नहीं है। लेकिन उसके लिए तुमको ना पेयर पढ़ना पड़ेगा, तो मैं तुमको उसी वक्त करा दूंगा। ठीक है, एक बच गया तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये ऑलमोस्ट ना वीडियो 2 आवर्स की हो चुकी है वैसे ही। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको समझने के लिए ना तुमको एक अलग से वीडियो कर दूंगा मैं, जैसे तुमको ना उसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नीचे से लेकर ना हम एडवांस में समझेंगे कि भाई क्यों जरूरत पड़ी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। हम जो लीड कोड पे कोई कोड सबमिट करते हैं तो वो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम खुद से बनाते हैं वो होते हैं, और एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सब है ना अलग अलग होती है। केवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड दे दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये एक चीज़ नहीं होती। हम जो है ना मैथ थ्योरेटिकली बताते हैं वो अलग होती है, जो लीड कोड वाले कर रहे होते हैं वो अलग होती है। तो ये सब डिफरेंस होता है। तो वो अपन है ना एक नेक्स्ट वीडियो में ना एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो अलग से आ जाएगी, उसमें अपन करेंगे। फिर इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।